कमेंट्री में तो बॉटम्स अप यही दिख रहा है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स की। यूरोप के अंदर डिसरप्शन आ रही है इस टाइम पे, चाइना से डिसरप्शन आ रही है, कंपनीज आर लुकिंग फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी. So there could be a sweet spot that the Indian exports they find themselves in. And whenever India has seen a domestic boom in capex, especially whenever the spending has been done on railways, जैसे अभी railways पे अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे तो भी ऑलमोस्ट 90,000 जो वैगन्स हैं उनका ऑर्डर दिया है. काफी सारी जो रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर चल रहा है इस टाइम पे, एंड पावर का कैपेक्स बहुत ज्यादा चल रहा है. तो whenever such heavy capexes are done, we always see a domestic boom in India, which happened between 2003 to 2008. अगर आप ऐसी सिंपल बॉटम्स अप जाके आप ऐसी इंडस्ट्रीज देखें जहाँ पे कोई भी कंपेटिटर नहीं है, यहाँ पे 2-3 ही कंपेटिटर्स हैं, योर लाइफ विल बी मच इजियर. क्योंकि अगर 2 ही दुकानदार हैं और दोनों दुकानदार को जाके आप उनकी कॉन कॉल पढ़ेंगे, उनसे जाके आप बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है, कौन सी चीज बिक रही है, वो क्या कह रहा है, कौन सी चीज बिक रही है, ये कहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, वो कहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, तो आपकी लाइफ as a beginner या as a newcomer will become so easy. Identification of those sectors where competition is low or where competition is dump. So चार्ली मंगर की एक बात है, go to places where competition is either low or dump, right? Only fools go to places where competition is really high. Market pendulum की तरह है. तो pendulum का पर्पस क्या है? तो हार्वर्ड मार्क्स भी ये बोलते हैं बार बार कि पेंडुलम सबसे कम टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है? बीच में. right. It goes like this, right. So returns are the friends of a small scale and returns are the enemies of a large scale capital. So as a small investor you can be very very nimble and you can be extremely agile. मान लीजिए जब कंपनी 90 की पीई पे है तो उसका मतलब क्या है कि आज परसेप्शन क्या बोल रहा है कि इसकी ₹1 की अर्निंग के लिए मैं 90 टाइम्स देना चाहता हूँ, राइट. बट दैट हैज प्रोज एंड कॉन्स. मतलब आपको पर्सपेक्टिव समझना है, आपको हर चीज को ये नहीं मानना है सही भी है खराब भी है. उसका प्रो क्या है कि यस लॉन्जेविटी ऑफ कैश फ्लोज हो सकती है, बट वहां पे आपको ये सोचना है अगर बाय चांस लॉन्जेविटी ऑफ कैश फ्लोज नहीं है तो क्या मिलेगा आपको? पी की डी रेटिंग. आई पुट अप इन रजौरी गार्डन एंड वी हैव लाइक अंकल्स हाउसेज इन पंजाबी बाग. तो पंजाबी बाग वाले की मतलब प्रॉपर्टी मार्केट विल डू वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी मार्केट इन रजौरी गार्डन. फिर आप गुड़गांव चले जाओ, वहां की प्रॉपर्टी मार्केट अलग कर रही है. तो यू नीड द एंटायर कंट्रीज रियल एस्टेट मार्केट टू डू वेल फॉर यू टू मेक मनी इन रियल एस्टेट. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ. पिछले एपिसोड में हमने बातचीत करी थी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में. उम्मीद करता हूं आपने वो एपिसोड देखा. इट वाज जस्ट लाइक अ मास्टर क्लास ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग. अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में जाओ यार, देखो और सीखो. और एक बात आप लोगों से और आज मैं करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. सच बताना कॉमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने स्पॉटिफाई पे मार्केट की बात ग्रो के साथ को सुना, हाँ या ना? और नहीं सुना तो क्या कर रहे हो? जाओ स्पॉटिफाई डाउनलोड करो और जल्दी से मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स को सुनो. जब आप जिम में हो, जब आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप साथ में कुछ सुन सकते हैं, तो मार्केट की बात आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है. उसे ज़रूर सुनिएगा. आज की बात करते हैं. आज हमारे साथ होने वाले हैं कौन? आज हमारे साथ होने वाले हैं इशमोहित अरोड़ा. एक बात मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग शायद इनको एक्टिवली फॉलो करते होंगे. आज हमने इनके साथ अभी तक की सबसे बड़ी जो है वो कॉन्वर्सेशन की है, मार्केट की बात की, और उम्मीद करता हूं कि बहुत एंजॉय करेंगे. बहुत डीप, बहुत इंसाइटफुल, बहुत अमेजिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. और ये सारी चीज़ें आई एम श्योर कि आपको हेल्प करेंगी मार्केट में इन्वेस्ट करने में और मार्केट में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करने में. तो चलिए अब जल्दी से बातचीत करते हैं हमारे आज के गेस्ट के बारे में, जिनका नाम है इशमोहित अरोड़ा. इशमोहित के पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की दुनिया में 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है. उन्होंने मुंबई की नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से फाइनेंस में PGDBM किया और उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के सर्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं. 2020 में इशमोहित ने शुरुआत की स्कूल ऑफ एंट्रेंसिंग कंपाउंडिंग यानी SOIC की. SOIC एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू निवेशक इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं थ्रू वेरियस कोर्सेज, वेबिनार, पॉडकास्ट एंड लाइव सेशंस. इसके अलावा इशमोहित के यूट्यूब चैनल SOIC पे 2.24 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं, जहां वो मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं. उनके डिटेल्ड और इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस वीडियोस आपको बहुत कुछ सिखा सकती है एज एन इन्वेस्टर. फाइनेंस और प्रोफेशनल करियर के अलावा इशमोहित फुटबॉल में काफी रुचि रखते हैं. इस बारे में हमने बातचीत भी करी है इस पॉडकास्ट के अंदर, इस मार्केट की बात के एपिसोड के अंदर. तो आज हम लोग बात करेंगे इशमोहित से बहुत सारी
किस बारे में? ऑब्वियसली मार्केट के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इश्मोहित, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आपसे हम वही करवाएंगे जो आप हमेशा करते हो, वन बुक सजेशन फॉर ऑल द ऑडियंस ऑफ ग्रो प्लेटफॉर्म। आई थिंक सिंपली वन बुक सजेशन, कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में नया है, सीखना चाहता है, दैट इज वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। बट अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सीखना है तो मास्टर क्लास बाय सुपर इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक्स जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इंडियन केस स्टडीज हमें काफी बारी नहीं मिल पाती, क्योंकि इन्वेस्टिंग में काफी ज्यादा वेस्टर्न लिटरेचर हमें मिल पाती है। इश्मोहित, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपनी एज बताएंगे एक बार। मैं आई एम 26 राइट नाउ। 26 ईयर्स ओल्ड, और इतना ज़्यादा आप डीप रिसर्च करके लाते हैं। और जबकि अगर मैं आज की बात करूं तो काफ़ी लोग बस चाहते हैं बस स्टॉक की टिप मिल जाए कि जल्दी से बस एक स्टॉक का नाम पता चले और हम खरीद ले। और आप इतना ज़्यादा डीप रिसर्च करते हो, तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपको एक ऐसे फील है कि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के डीप में जाना है, उसी के बाद मैं अपने स्टॉक सेलेक्ट करा करूंगा। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? I think one of the things was starting early. तो like at the end of the school मेरे को तभी like I attended like 2 or 3 seminars on stock market, and मेरे जो स्कूल के इकोनॉमिक्स के भी टीचर थे तो वो बोलते रहते थे कि मैं आज ऐसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज वैसी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लगता था। एंड स्कूल में मेरे को माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थी। तो एक्चुअली में जब हम स्टॉक मार्केट्स में आके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बेंजामिन ग्रेम भी जो फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग जिनको माना जाता है, जो बार बार बोलते हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पीस ऑफ अ बिजनेस। तो जब भी हम एक बिजनेस को पढ़ते हैं तो एक्चुअली वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर डूइंग अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो हमेशा शुरू से फैसिनेट करता था। अब मेरे को ये जरूर कभी नहीं पता था कि क्या स्टॉक मार्केट्स में ऐसा होता है या नहीं होता। बट 12th के बाद आई अटेंडेड अ लॉट ऑफ सेमिनार्स लिंक टू दिस। एंड कॉलेज टाइम में मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मतलब स्टॉक मार्केट पे। अब सिक्योरिटी एनालिसिस की सारी वॉल्यूम्स पढ़ी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, पीटर लिंच की सारी बुक्स पढ़ी। बट बुक्स के अंदर फिर हमेशा यही होता था कि यार सिंगल डिजिट पी खरीदो, तो सिंगल डिजिट पी जाके लेता था इंडियन मार्केट्स में, और खूब पिटाई होती थी। काफी बारी वैल्यू ट्रैप्स मिलते थे। राइट। एंड एट द एंड ऑफ द कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ फैमिली ऑफिस इन दिल्ली। तो परफेक्ट रिसर्च करके उनका नाम है। तो वहाँ पे 2 years काम करा। एंड जब वहाँ पे 2 साल काम करा तो वहाँ पे हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी। एक इन्फो एज के ऊपर रिपोर्ट बनाई, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट थी, naukri.com पे। सर ने कहीं पे प्रेजेंट करनी थी, तो हम लोग जब रिपोर्ट बना रहे थे 300 साढ़े 300 पेज की बन गई। तो जब बात हो रही थी सर के साथ, मैंने कहा सर कौन सुनेगा 350 पेज की रिपोर्ट, लेट्स बेसिकली कट दिस डाउन। तो कट डाउन करके उसको काफी छोटा भी करा था। बट बिजनेस का जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन था, वहां से काफी सीखा कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप उसको कैसे आप बिजनेस बारे में सोच सकते हो। बिकॉज एट द एंड इंफॉर्मेशन एंडलेस है, because Right. world is actually made up of information. Right. When you interact with it, you become informed, and then at the end you're nothing but information, मतलब information हो जाते हो। तो आपको क्या ढूंढना है, that is what is very very important when it comes to stocks and when it comes to businesses। क्योंकि एक बिजनेस बारे में कितनी इंफॉर्मेशन इनफ है एक्शन लेने के लिए, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। एंड वहां से जो लर्निंग प्रोसेस था, दैट इज व्हाट रियली गॉट अस फायर्ड अप। एंड कोविड के टाइम पे तो फिर सोचा था कि अपने आप को ही पढ़ा लेते हैं थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोस बना के। तो वहीं से हम लोगों ने सोचा कि खुद को भी अगर हम सिंप्लीफाई करके चीजें एक्सप्लेन कर पाए यूट्यूब वीडियोस पे भी, तो वहीं से एवरीथिंग गॉट स्टार्टेड। एंड नाउ पीपल आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग, क्योंकि लोगों को लगा कि यार कोई बहुत सिंप्लीफाई करके बिजनेसेस समझा रहे हैं। So that was the purpose of sort of starting the entire thing, and this is how the journey has been. Because simplifying businesses fundamentally, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो आपने देखा होगा कि काफी इजीली रेडली हो जाता है, बट फंडामेंटली एक बिजनेस की जो स्टोरी है उसको सिंप्लीफाई करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी बिजनेस में डाल दें। बिकॉज एक स्टॉक चार्ट के पीछे एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस क्या करता है हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। राइट। क्या बात है। सो अब आते हैं करंट, एकदम कट टू आज की डेट पे। मार्केट्स जो है वो 18,000 के आसपास जो है चल रही हैं। सेंसेक्स अपना अगर मैं बोलूँ तो 60,000 के आसपास चल रहा है। इस समय एक और डिबेट भी बहुत ज़्यादा चल रही है, और वो है यूएस इन्फ्लेशन। राइट। तो एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर मुझे पता है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, बट अभी ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट सिनेरियो चल रहा है इन्फ्लेशन को लेके, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक इमीडिएट इफेक्ट आपको क्या दिखता है? मतलब इमीडिएट इफेक्ट, बिकॉज वी आर लाइक वेरी बॉटम्स अप इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम लोग बॉटम्स अप कंपनीज को ज्यादा देखते हैं। बट मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि कुछ कंपनीज जो हम पढ़ते हैं तो कमेंट्री में क्या दिख रहा है बॉटम्स अप। तो कमेंट्री में तो बॉटम्स अप यही दिख रहा है बिकॉज ऑफ डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स की। यूरोप के अंदर डिसरप्शन आ रही है इस टाइम पे, चाइना से डिसरप्शन आ रही है, कंपनीज आर लुकिंग फॉर सप्लाई चेन सिक्योरिटी। तो देयर कुड बी अ स्वीट स्पॉट दैट द इंडियन एक्सपोर्ट्स दे फाइंड देमसेल्व्स इन। तो एक ये बहुत ही वंडरफुल बुक है वर्ल्ड फॉर सेल।
तो मैं पहले थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लूंगा, फिर मीडियम टर्म पे आऊंगा, फिर एकदम शॉर्ट टर्म पे आऊंगा, क्योंकि हम हमेशा स्टार्ट जो लॉन्ग टर्म व्यू है उसी से करते हैं। तो एकदम अगर मैं इमीडिएट अगर लॉन्ग टर्म व्यू लूं तो वर्ल्ड फॉर सेल करके एक बुक है जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि 1980s में जब डेंग जियाओपिंग ने चाइना के अंदर रिफॉर्म स्टार्ट करे थे, तो चाइना में उस टाइम पे जो कॉपर की कंजम्पशन थी, राइट, तो कॉपर की कंजम्पशन, इटली की कॉपर की कंजम्पशन के बियरली 10 या 11% होती थी। एंड चाइना की जो मिडिल क्लास की इनकम है पर कैपिटा वो हिट कर गई $4,000। $4,000 इज द स्वीट स्पॉट टू बी। रीजन बीइंग बहुत सिंपल रीजंस हैं। जब तक $4,000 पर कैपिटा इनकम नहीं होती, एक मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। दूसरी चीज हमारी कोई होती नहीं, जो ह्यूमन एनर्जी है इन तीनों चीजों पे स्पेंड होती है। फिर होता क्या है कि जैसे आपके पास एडिशनल इनकम आती है, देन यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। तो कॉपर इज वन ऑफ द कमोडिटीज जो आपको ये सारी चीजें बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना स्पेंड हो रहा है, कंट्री का कंजम्पशन कितना बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है, कंट्री का पावर सेक्टर पे कितना केपेक्स हो रहा है, रेलवे में कितना केपेक्स हो रहा है। नाउ जस्ट लुक एट दिस फैक्ट कि चाइना में आज जो कॉपर की कंजम्पशन है, दैट इज हाफ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स कॉपर कंजम्पशन, एंड इट इज मोर देन 20 टाइम्स द कॉपर दैट इज कंज्यूम्ड इन इटली। तो पहले लॉन्ग टर्म व्यू में जाते हैं। इंडिया की अभी पर कैपिटा इनकम $2,400 पर कैपिटा है, तो वी आर स्टिल समवे फार फ्रॉम द टिपिंग पॉइंट। इसलिए लॉन्ग टर्म में पहली चीज तो आपको बुलिश ही होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बुलिश नहीं है तो कई लोग कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता इकोनॉमी बारे में, या तो नेगेटिव ही है, फिर उन लोगों को बोला जाता है कि आपने या तो MBA कर रखी है या तो आप थोड़ा एनालिसिस पैरालिसिस में जा चुके हैं। राइट। तो अब इसके बाद हम आते हैं जो मीडियम टर्म व्यू है। पहले तो हमने लॉन्ग टर्म क्लियर करा, मीडियम टर्म में आते हैं। तो मीडियम टर्म व्यू में इकोनॉमी, या फिर आप मतलब इंडियन इकोनॉमी देख लो या फिर आप किसी और कंट्री को भी देख लो, चाइना में इस टाइम पे स्लो डाउन क्यों आ रखा है? सिंपल रीजन इज क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर, वहाँ पे इस टाइम पे जो रियल एस्टेट सेक्टर है दैट हैज गॉन बस्ट बेसिकली। वहाँ पे लॉट ऑफ जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं दे आर करेंटली गोइंग बस्ट, क्योंकि उनका जो मॉडल ऑफ बिजनेस था कि आप पहले घर बेच देते थे कंस्ट्रक्शन से पहले, तो दैट बिजनेस मॉडल इज गोइंग डिसरप्टेड राइट नाउ। एंड वहाँ पे जो GNPAs हैं बहुत बढ़ गया है बैंक्स के, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट वहाँ की ट्राई कर रही है कि उसको पूरा घटाने की। इंडिया में सेम चीज 13 से लेके 17-18 तक हुई। जब 17-18 में आपको याद होगा IL&FS क्राइसिस भी हुआ था यहाँ पे, जब जो शैडो लेंडर्स हैं या फिर NBFCs हैं, यहाँ पे पूरी बैंकिंग लाइन चोक हो गई थी। तो 2017, 18, 19 में एक बहुत बड़ा इंडिया में भी रिसेशन आया था, जब स्टॉक मार्केट में लोगों की चीखें निकल गई थी एक्चुअली में। मतलब आप कोई भी मीडिया स्मॉल कैप देखते हैं तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड दिस इज व्हाट लेड टू द आइडिया ऑफ डाइवर्जेंस, कि handful of businesses will only do well, that is 10-15 companies will only do well, because broader economy के अंदर growth was a very big missing factor. So now what is happening and now what we are seeing incrementally is कि अगर आप capital good companies देखते हैं, because see जब भी gold rush होता है तो pick and shovel जो companies होती हैं, माने जो proxy companies होती हैं, तो कभी भी capex की बात होती है, capex announcements होती हैं, तो सबसे पहले capital good companies की जो order books है हमें वो देखनी चाहिए। तो अब कैपिटल गुड कंपनीज बॉटम्स अप देखेंगे तो सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोज आर स्टेलर, एंड साथ साथ उनकी जो ऑर्डर बुक है, काफी सारी कैपिटल गुड कंपनीज की ऑर्डर बुक्स आ रहा है लाइफ टाइम हाइज। फिर मैंने ये चीज एक बारी मैंने ऑब्जर्व करी, फिर मैंने जाके सेकंड चीज ऑब्जर्व करी, दैट इज EPC कंपनीज, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो जाके मतलब केपेक्स करती है। जैसे अगर आपने मेट्रो बनानी है तो मेट्रो बनाएगा कौन? L&T आके बनाएगी, राइट। तो L&T इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन EPC बिजनेस। तो ऐसी EPC बिजनेसेस की जाके अगर आप ऑर्डर बुक्स देखते हैं तो आपको एक और आइडिया लगेगा कि ऑर्डर बुक इनकी भी इट इज गेटिंग क्लोज टू द लाइफ टाइम हाइज। So this is just indicating to one sign that we are looking at a domestic boom in capex. And whenever India has seen a domestic boom in capex, especially whenever the spending has been done on railways, जैसे अभी railways पे अगर आप रेलवे मिनिस्ट्री को बहुत क्लोजली फॉलो करेंगे तो भी ऑलमोस्ट 90,000 जो वैगन्स हैं उनका ऑर्डर दिया है। काफी सारे जो रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑर्डर चल रहा है इस टाइम पे, एंड पावर का केपेक्स बहुत ज्यादा चल रहा है। तो व्हेनेवर सच हेवी कैपेक्सेस आर डन, वी ऑलवेज सी अ डोमेस्टिक बूम इन इंडिया व्हिच हैपेंड बिटवीन 2003 to 2008, समथिंग सिमिलर ऑन दोज लाइंस। तो ये तो था एकदम मीडियम टर्म व्यू व्हिच वाज एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 years, कि ऐसा दिख रहा है कि कंपनीज की ऑर्डर बुक्स के अंदर हो रहा है। Now coming to the immediate short-term views, because short-term is like, so short-term में there is a very famous saying that in the short term the markets can be like a voting machine, but in the long run they are like a weighing machine. And this is such a marvelous statement कि एक्चुअली मैं कितने भी कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि पहले सस्ती वैल्यूएशन पे लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है,
तो वोटिंग मशीन ही होती है बिगनिंग में, मतलब लाइक सम इन्वेस्टर इज सेलिंग, सम इन्वेस्टर इज बाइंग, तो आपको टेक्निकल्स में दिखेगा हाई वॉल्यूम सेलिंग एंड स्टफ, या फिर हाई वॉल्यूम आपको बाइंग भी इवेंचुअली दिखेगी जब व्हेन द प्रॉफिट स्टार्ट इंक्रीजिंग. बट इन द शॉर्ट टर्म दे आर एक्चुअली लाइक अ वोटिंग मशीन. तो शॉर्ट टर्म में इट विल बी ड्रिवन अ लॉट बाय कि यूएस में इन्फ्लेशन कितनी आ रही है. जैसे यूएस में अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर्स वर मच हायर देन द एस्टिमेट्स. यूरोप के अंदर कितनी इन्फ्लेशन आ रही है. बट शॉर्ट टर्म में भी देर आर फ्यू ट्रेंड्स विच बिकम वेरी वेरी क्लियर कि जर्मनी में भी जैसे इस टाइम पे जर्मनी इज कंसिडर्ड टू बी द इंडस्ट्रियल लाइक टूल किट हाउस ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज जितने भी आपके इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड टूल्स आर मेड इन जर्मनी. बट मैं ये नहीं कह रहा कि जो हायर वैल्यू एडेड वाले हैं वो इंडिया के अंदर बन सकते हैं, बट जो लोअर वैल्यू एडेड वाले हैं जहाँ पे बनाना आसान है, दो सप्लाईज आर एटलीस्ट शिफ्टिंग टू इंडिया. तो बॉटम्स अप सेक्टर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट हाँ टॉप डाउन ये जरूर हो सकता है कि हमारी वैल्यूएशन मतलब अगर कभी एफआईआई खरीद रहे, कभी डीआईआई खरीद रहे, तो उस हिसाब से करेक्ट हो या फिर उस हिसाब से क्या नाम है ऊपर नीचे होती रहे. बट शॉर्ट टर्म के लिए again I'll say कि it's very very difficult to predict these things, but as an investor in India, if you have a 2 to 5 year horizon, this is the time to be bullish, because we are seeing those signs of India going through a domestic boom right now, and this is the time where you'll see a lot of sectors reporting those double digit volume growth, double digit sales growth, which is very very difficult to find in other countries at the moment. राइट. इतना डेप्थ मैंने पहली बार जो है इसका आंसर सुना है किसी से, नहीं तो बहुत सिंपल आंसर आ जाते हैं इस चीज़ के. और आपने बहुत अच्छे से बताया कि लॉन्ग टर्म में तो बुलिश रहना ही है, और उसके बाद और वो भी हम अपने मन से बना के नहीं बोल रहे, इट्स अ डेटा ड्रिवन फैक्ट. एंड मिड टर्म में भी आप कह रहे हैं कि कैपेक्स की वजह से जो हमें सिचुएशन सही नजर आ रही है, एंड शॉर्ट टर्म इज एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल. अच्छा, मेरे पास एक सवाल है इश्मोहित, एक लेमैन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास पैशन है, आपके पास वो ड्राइव है कि यार मैंने कंपनी पे रिसर्च करना है, मैंने कंपनी को पूरा पढ़ना है, उसका बिजनेस मॉडल समझना है, उसको बिल्कुल माइक्रो में भी जाना है, मैक्रो में भी जाना है. आप इंडस्ट्री को भी समझते हैं, आप कंपनी को भी समझते हैं. बट एक लेमैन इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास ना इतना समय है ना ही इतनी चाहत है, क्योंकि उसकी ऑक्यूपेशन कुछ और है. अगर मैं इश्मोहित की बात करता हूँ, इश्मोहित की ऑक्यूपेशन ही मेरे ख्याल से ये है, प्रोफेशन यही है कि भाई उसने वो पैशनेट है स्टॉक्स पे रिसर्च करने के लिए. बट एक लेमैन जो है वो यार अपने दिन रात के काम कर रहा है, उसकी जॉब चल रही है, राइट, वो अपना कोई बिजनेस कर सकता है. वो इन सब चीजों में क्या कभी आगे निकल सकता है, या उसे सिंपली जो वॉरेन बफे और चार्ली मंगर भी कई बार बोलते हैं कि भैया एक लेमैन के लिए तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है, उसे उसके साथ चल देना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड पहली चीज तो एक बहुत बड़ी सेइंग है कि डम मनी सीजेस टू बी डम व्हेन इट एक्सेप्ट्स इट्स ओन लिमिटेशंस. तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या अगर आप कहीं पे भी आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो चीज़ तो आपको करनी ही चाहिए. बट सेकेंड चीज़, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड होते हैं स्पेस में, तो मैं जनरली एक चीज़ मैंने आसपास के लोगों को भी देखा जो जॉब करते हैं, वीकेंड पे रिसर्च करते हैं, तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो लोग फॉलो करते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, दैट स्टॉक्स मूव अप व्हेन देयर इज लेस फ्रिक्शन. अब इस लाइन का एक बहुत डीप मीनिंग है कि स्टॉक्स मूव अप व्हेन देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन. इसका मतलब क्या है कि ना इंडस्ट्रीज बड़ी सारी डिफरेंट तरीके की होती हैं. अब हमें हर इंडस्ट्री जाके नहीं पढ़नी. द थिंग इज कि देयर इज अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, राइट. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन स्वीट स्पॉट्स. तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ. तो अभी ये बहुत फनी भी हो सकता है कि जैसे पहले क्या मेरी आईटी प्रोफेशनल से भी बात होती थी 17-18 में, तो एक टाटा एलेक्सी का एम्प्लॉय था, तो उसी से टाटा एलेक्सी बारे में ही बात होती थी. तो उसका क्या फीडबैक होता था, यार कंपनी तो बहुत गंदी है, यहाँ पे तो मजा ही नहीं आ रहा है, यहाँ तो शेयर की तो बात ही मत कर, क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट. बट द थिंग इज कि if you are able to identify what is happening just in and around you, then that is also one way to play the game. कि अगर आप उसी सेक्टर से हैं तो आपके पास एनीवेज हेड्स अप है, आप पहले ही बता सकते हैं कि कंपनी पास डील विन्स आ रही हैं, आप पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पूरे सेक्टर डील विन कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेक्टर में ऑलरेडी बड़े सारे दोस्त होते हैं. So that is one way to do it, कि only look at what you understand and where you have the network to understand. Right. That is one way. Second way, which is much more smarter than the first way as well, look for supplier side dominance. Look for supplier side dominance. Supplier side dominance. ये कैसे, मुझे बताइए. जैसे हम बात करते हैं कि जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, राइट, तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि फ्री मार्केट कंपटीशन. जैसे अगर आपकी दुकान लगी है नीरज सर, तो आप कहीं पे बहुत ज्यादा अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ आके उस नेबरहुड में दुकान खोल सकता हूँ,
एंड मैं भी ट्राई करूंगा कि आपके प्रॉफिट्स कट करूँ और मैं भी वहां पे प्रॉफिट कमाऊं। फिर मेरे को देख के तीसरा बंदा भी आ जाएगा, चौथा बंदा भी आ जाएगा, पांचवा बंदा भी आ जाएगा। होएगा क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मार्केट विल बिकम कमोडिटाइज्ड। तो जनरली कैपिटलिज्म में 90% ऑफ द टाइम्स यही होता है। मतलब बिल्कुल आप लगा लो रूल ऑफ थंब में 90% ऑफ द टाइम्स यही होएगा। बिल्कुल होता है। हम देखते हैं आसपास सोसाइटी में, पहले एक बाल काटने वाला होता था, बहुत सारे आ गए। एक जिम होता था, बहुत सारे जिम आ गए। राइट राइट। मतलब आप ये सिंपल तो किसी यंगस्टर से आप बिजनेस आइडियाज पूछो तो मतलब जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, काफी यंगस्टर्स के काफी इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं। बट काफी बारी मेरे को जो बहुत कॉमनली आइडियाज विच आई हियर, टू ऑफ देम आर कि आई वांट टू ओपन अ सैलून, सेकंड वन इज आई वांट टू ओपन अ जिम। जैसे हम मैं पंजाबी बाग के पास रहता हूँ, तो या पंजाबी बाग में पहले एक जिम खुला था ओजोन के नाम से। फिर ओजोन को देखते देखते चिजल भी खुल गया, फिर एनी टाइम फिटनेस भी खुल गया, फिर एक लक्जरी अखाड़ा भी खुल गया, एक पूरी 500 मीटर की रोड पे 10 जिम खुल चुके हैं इस टाइप पे। राइट राइट। राइट। तो ऐसे बिजनेस में एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्टॉक टू गो अप इफ आई थिंक अबाउट इट, बिकॉज देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स कि आपका कंपेटिटर खराब होना चाहिए, फिर दूसरे कंपेटिटर को भी खराब होना चाहिए, तीसरे को भी खराब करना चाहिए। देयर इज टू मच कंपटीशन इन सच अ स्पेस। अब सप्लाई साइड डोमिनेंस क्या कहती है कि अब सपोज करते हैं एक लग्जरी सोसाइटी है, राइट? या तो सपोज करते हैं जैसे दिल्ली के अंदर देयर इज अ लाइब्रेरी बाय द नेम ऑफ ब्रिटिश काउंसिल। तो ब्रिटिश काउंसिल में एक ही कॉफी शॉप खुली हुई है, एंड उसी कॉफी शॉप के पास राइट्स है वहां पे सेलिंग करने के लिए। तो दैट इज कि ब्रिटिश काउंसिल में जो भी स्टूडेंट है उसको कुछ भी खरीदना है तो किससे लेगा? उसी कॉफी शॉप से, राइट? तो सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं बिजनेस के वाइडर वर्ल्ड के अंदर कि आपको ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जहां पे नंबर ऑफ कंपेटिटर्स विल बी हैंडफुल। आपको 2 या 3 से ऊपर कंपेटिटर्स ही नहीं मिलेंगे उसके अंदर। ऐसी इंडस्ट्री में पैसा बनाना भी आसान है और ऐसी इंडस्ट्री को ट्रैक करना और भी ज्यादा आसान है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आई स्टिल ट्रैक बट आई यूज्ड टू ट्रैक दिस स्पेस ऑफ अमाइंस। तो हम केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं, लोग सोचते हैं यार केमिकल, इतने सारे केमिकल होंगे, बट केमिकल में भी एक वैल्यू चेन है अमाइंस की। अगर कोई भी उसको समझना चाहे तो बहुत आसान है। माने 2-3 घंटे में भी अगर बंदा बहुत आराम से भी बैठ के आधा घंटा करके भी रिसर्च करे तो इतना भी समझ सकता है कि 2 ही यहाँ पे प्लेयर है, एक अल्काइल अमाइन और एक बालाजी अमाइन। अब करना क्या है कि अल्काइल अमाइन को भी पढ़ना है अपने और बालाजी अमाइंस को भी पढ़ना है, और पता लगा कि इंडस्ट्री डुओपली है कि 2 ही लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तीसरा कोई बंदा ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड जब आप 2 ही लोगों को पढ़ोगे तो आप उनके प्रोडक्ट्स भी जान जाओगे कौन से कर रहे हैं, अब इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी जान जाओगे, एंड यू विल आल्सो गेट टू नो कि 2001 से इस इंडस्ट्री की जो वॉल्यूम ग्रोथ है दैट इज कमिंग इन डबल डिजिट्स। हाँ, एक स्लो डाउन जरूर आया था 15, 16, 17 में, क्योंकि एंड यूजर फार्मा और एग्रोकेमिकल्स है तो वहां भी एक स्लो डाउन जरूर आया था, बट स्टिल कि इट्स अ वे टू आइडेंटिफाई ऐसी दुकान जहां पे ज्यादा कंपेटिटर्स नहीं है। तो दैट इज वन सिंपल वे। सेकंड सिंपल वे टू थर्ड सिंपल वे में आप और क्या कर सकते हैं कि यू जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ मार्केट लीडर्स। कि आप सप्लाई साइड डोमिनेंस देख रहे हैं तो जैसे अगर आजकल हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्री ऑफ बेरिंग्स है, तो बेरिंग्स इज एन इंडस्ट्रियल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीनरी, राइट? तो अगर आप बेरिंग्स भी अगर कभी आप देखेंगे कभी तो बेरिंग्स को आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, तो कंचे की तरह दिखता है एक तरीके का एग्जांपल है, राइट? तो अब उस कंचे के अंदर ही बहुत सारे बिजनेसेस हैं। एक तो 3 एमएनसी लिस्टेड है इंडिया में, तो 3 एमएनसी कोई मतलब एकदम मार्केट शेयर, किसी का जो रेलवे बेरिंग्स है उसके अंदर डोमिनेंस है। फिर आप किसी को देखेंगे कि किसी का मार्केट शेयर जो ऑटो बेरिंग्स है उसके अंदर डोमिनेंस है। फिर आप जाके देखेंगे किसी का इंडस्ट्रियल बेरिंग्स के अंदर बहुत मार्केट शेयर है। फिर यहीं पे खत्म नहीं होता, देन यू गेट एन आइडिया कि जो बेरिंग रिंग्स है, तो बेरिंग की ना रिंग्स भी बनती है, तो रिंग्स का भी एक ही लिस्टेड प्लेयर है और उसका जो सेकंड लार्जेस्ट कंपेटिटर है 1/10 ऑफ द साइज है, राइट? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक और कंपनी आ गई है जो बेरिंग के केजेस बनाती है, जिसका इंडिया में 65% मार्केट शेयर है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन गेट एन आइडिया कि मैं तो दुकान ही इंटेंशनली वो ढूंढ रहा हूं जहां पे आसपास आस पड़ोस में उसके लोग ही नहीं है। एंड ये मैं एक इंडस्ट्री में नहीं, आई एम ट्राइंग दिस इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड बिलीव मी इट बिकम्स सो इजी टू ट्रैक बिजनेसेस, क्योंकि आपको सिर्फ सिंपल 3-4 वेरिएबल्स ढूंढने हैं। एंड स्टॉक्स मूव अप वेयरएवर देयर इज लो फ्रिक्शन, जहां पे फ्रिक्शन बहुत होगी। हाँ, अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक यंगस्टर हैं, नया आ रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल्स जैसा सेक्टर नहीं ट्रैक कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल जैसे सेक्टर में इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आपको जाके देखना पड़ेगा, बहुत सब सेगमेंटेशन है। फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, फिर एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, फिर एक गोल्ड लोन कंपनीज है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, फिर आपके जो लार्ज बैंक्स आते हैं फिर वो है, फिर आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो अगर आप थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दें, अगर आप ऐसी सिंपल बॉटम्स अप जाके आप ऐसी इंडस्ट्रीज देखें जहां पे कोई भी कंपेटिटर नहीं है, यहाँ पे 2-3 ही कंपेटिटर्स है, योर लाइफ विल बी मच इजियर, क्योंकि
अगर 2 ही दुकानदार हैं और दोनों दुकानदार को जाके आप उनकी कॉन कॉल पढ़ेंगे, उनसे जाके आप बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ बिक रही है, वो क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ बिक रही है, ये कहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, वो कहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है। तो आपकी लाइफ एज़ अ बिगिनर या एज़ अ न्यूकमर विल बिकम सो ईज़ी कि एक्चुअली में पैसा भी बनेगा, सप्लाई साइड डोमिनेंस में भी जाओगे, एंड थर्ड चीज़ क्या होएगी कि लाइफ विल आल्सो बिकम ईज़ियर टू ट्रैक सच बिज़नेसेस। राइट, राइट। ठीक है, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। मार्केट लीडर्स, तो मार्केट लीडर्स पे जब आपने बातचीत शुरू करी थी, तो आप ना शायद बीच में हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर गए। मार्केट लीडर्स अगर हम फेमस चीज़ों में, जैसे एफएमसीजी की अगर मैं बात करता हूँ या पेंट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनके मार्केट लीडर्स के साथ जाएँ तो कैसा रहेगा? हाँ, तो सिंपल वहाँ पे भी एक तरीके की सप्लाई साइड डोमिनेंस ही है। जैसे अगर मैं पेंट्स या फिर एफएमसीजी का एग्जांपल लेके एक हटके एग्जांपल की बात करते हैं थोड़ा। अगर आज जैसे मैं पेप्सी के बॉटलिंग ऑपरेशंस देखता हूँ, तो नीरज सर आपसे ही पूछते हैं, आप स्टूडेंट्स को आजकल ऑफलाइन पढ़ाते हैं? मैं तो वैसे तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं तो अच्छा। ऑनेस्टली आई हैव कंप्लीटली क्लोज्ड माय ऑफलाइन बिजनेस। अच्छा, ऑफलाइन आपने अभी बंद कर दी। तो मैं आजकल क्या करता हूँ कि मैं भी आजकल ऑनलाइन पढ़ाता हूँ लोगों को, कि हम लोग पूरा फंडामेंटल रिसर्च और ये सारी चीजें लोगों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन। तो मैं आसपास नहीं, एक ट्यूशन सेंटर है, उसके बाहर से निकलते हुए जाता हूँ जस्ट टू सी ये बच्चे क्या कर रहे हैं। वहाँ पे किराने की भी दुकान है, उससे भी बात करते रहते हो बंदे से। तो यंगस्टर्स में आजकल स्टिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं स्टिंग आजकल बिल्कुल चल सब रहा है। आगे। मैं भी देख सकता हूँ हमारे आसपास जो ये शॉप्स हैं उस पे आने लग गई हैं, पहले नहीं दिखती थी स्टिंग। राइट, राइट। तो अब स्टिंग को अगर आप मतलब द थिंग इज कि अब आप ऐसे कोई भी बोले कि बॉटल मोड़ के देखो तो वो कंपनी ऐसे बना रही है, ऐसा रियल लाइफ में बहुत मुश्किल ही पॉसिबल है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा भी मार्केट्स में इंटरेस्टेड है, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप कोई भी सेक्टर देख रहे हो तो इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। तो व्हाट यू सिंपली हैव टू डू, अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देख रहे हो या कंजम्पशन सेक्टर देख रहे हो, तो आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, कहीं पे लिख लो इस बात को, मतलब स्टूडेंट्स को बार बार ये कहता हूँ कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए हमें। क्योंकि बड़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज में आजकल क्या हुआ है, क्योंकि कैटेगरी मतलब जैसे टूथपेस्ट की कैटेगरी, अब सबके घर पे टूथपेस्ट है, राइट। अब दांत 5 बारी तो ब्रश करोगे नहीं दिन में, राइट। तो कैटेगरी की पेनिट्रेशन 100% हो चुकी है, अब दांतुन वाले बहुत कम रह गए, राइट। तो वहां पे जो एक ग्रोथ रेट है ना वो 4-5% रह जाती है, मतलब हार्डली मतलब 3-4% ग्रोथ रेट रह जाती है, कि जब तक आपकी हैबिट्स 3 या 4 टाइम्स मतलब टूथपेस्ट करने की डे नहीं होती, मैक्सिमम 2 टाइम्स से ज्यादा 3 टाइम्स चलो मैक्सिमम मान लो। नहीं, दो दो भी बहुत कर दो ले तो बहुत है। राइट। तो दैट इज हाउ वी थिंक अबाउट थिंग्स। तो जैसे इस ऐसे अगर आप होमवर्क कर सकते हैं थोड़ा, तो फिर हम पूरे कैटेगरी लिखते हैं, तो कैटेगरी में हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में ग्रो कर रही है। फिर जैसे सप्लाई साइड डोमिनेंस में आइडिया है, जैसे आपने एफएमसीजी का पूछा, कि एक कंपनी है जो पेप्सी की 90% ऑफ वॉल्यूम्स इंडिया से मैन्युफैक्चर करती है, दैट इज वरुण बेवरेजेस। राइट, बॉटलिंग करती है। बॉटलिंग करती है। तो जाके उस बिजनेस को पढ़ा, फिर पता लगा अच्छा स्टिंग भी इनके पास है, पेप्सी भी इनके पास है, ट्रॉपिकाना भी इनके पास है, क्रीमबेल भी इनके पास है, अभी कुरकुरे भी इनके पास आ गए। तो मैं कुरकुरे का जो पफकॉर्न का पैकेजिंग इस टाइम पे लोग कर रहे हैं। सो देन दैट गिव्स यू एन आइडिया दैट बेसिकली समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। एंड सप्लाई साइड पे क्या है कि पेप्सी इटसेल्फ इज मोर देन 100-year-old ब्रांड, इट कैन नॉट बी डिसरप्टेड, राइट। एंड हु आर यू कंपीटिंग विद? मे बी कोका कोला, राइट। शायद से कुछ रीजन्स में पहले आती थी आरसी कोला, अभी तो मेरे को नहीं पता आरसी कोला है या नहीं वो है। मतलब वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। राइट, राइट। एंड जैसे एनर्जी ड्रिंक में भी जो स्टिंग है, दे आइडेंटिफाइड अ वाइट स्पेस। मतलब सी मैं एनर्जी ड्रिंक, मेरे को पता है मैंने बहुत ऑल नाइटर्स निकाले पढ़ने के चक्कर में। तो मैं तो क्या कैफीन का, आई एम अ कैफीन एडिक्ट, तो मैं कॉफी भी पीते रहता हूँ और एनर्जी ड्रिंक भी पहले पीता था। तो द थिंग इज कि रेड बुल का एक कैन 120 का आता है, एंड ओवर हियर स्टिंग इज फॉर 15 to 20 रुपीज। तो यू कैन आइडेंटिफाई दीज वाइट स्पेसेस एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट, कि आप नंबर्स में जाके आप देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ स्टिंग के ऊपर अपना पूरा थीसिस बना सकता हूँ, मेरे को जाके फिर ये भी देखना पड़ेगा कि स्टिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना वरुण बेवरेज करे। फिर मेरे को जाके ये देखना पड़ेगा कि कितने डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटलेट्स में अभी वरुण बेवरेजेस के स्टिंग आ रहे हैं। तो बेसिकली कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस जो हुए कि फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है नहीं आ सकती, मेरे को उसके बारे में उस पर फिर बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। बट दिस इज अगेन एन आइडिया ऑफ सप्लाई साइड डोमिनेंस, कि पेंट्स में डेफिनेटली सप्लाई साइड डोमिनेंस है, बट ओवर हियर एज वेल वी कैन थिंक अबाउट इट कि सप्लाई साइड डोमिनेंस है। सिमिलरली अभी अगर हम थोड़ा सिन गुड्स की तरफ आते हैं, नॉट सिगरेट्स, इफ यू कम टुवर्ड्स अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप वोडका मार्केट देखते हैं इंडिया में, so you will find there is a company which manufactures Magic Moments, right? And same company is exporting liquor from India right now, like they're making like, अगर आपने
मतलब सी you need to observe such things because observation is the first thing when it comes to investing. कि अगर आप किसी भी बार पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जैसलमेर करके एक जिन आजकल हर एक बार पे पड़ी हुई है. You'll identify कि वो सेम कंपनी मैजिक मोमेंट्स बना रही है, जैसलमेर बना रही है, सेम कंपनी ही जैसलमेर के अलावा जो एक और थर्ड आपकी आजकल रामपुर करके एक आ रही है, तो वो भी आजकल वही सेम कंपनी बना के यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही है. एंड दैट कंपनी हैज मार्केट लीडरशिप इन बेसिकली मैजिक मोमेंट्स में 55 to 60% मार्केट शेयर है. फिर आप वॉल्यूम्स जाके ट्रैक करते हैं कि यहाँ पे 16 से 18% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, जो मार्केट लीडर है उसकी सिर्फ 2-3% आ रही है. तो मतलब इस कंपनी का मार्केट शेयर, ये कंपनी दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर खा रही है इस टाइम पे. देन दीज आर ट्रेंड्स दैट यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग. तो आपके दिमाग में ये चीज बन जाती है और बहुत सिंपल चीज, आपको वॉल्यूम ग्रोथ ही देखनी है ऐसे बिजनेसेस में कि अगर 3-4 दुकानें ही है तो वहां पे कौन सा दुकानदार है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है. मतलब सबसे पहले आप मार्केट लीडर चूज करेंगे और फिर वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो ढूंढेंगे. वॉल्यूम ग्रोथ किसमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आ रही है. राइट राइट. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे वरुण बेवरेजेस का आपने नाम लिया, ऐसे ही हम इसके साथ एक कंपनी में देखता हूँ पेज इंडस्ट्रीज, राइट. ऑल्दो दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट में है, बट मुझे यहाँ पे ना लाइसेंसिंग का थोड़ा इशू लगता है कि कल को, मतलब अगेन मैं बहुत ही एकदम लेमैन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आज वरुण बेवरेजेस के साथ है पेप्सी, और अगर कल को पेप्सी किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देता है या फिर जॉकी जो है पेज इंडस्ट्रीज से अपना वो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा एक पर्टिकुलर ईयर तक का, तो व्हाट आफ्टर दैट, उस पर कैसे आप सोचते हैं? हाँ, डेफिनेटली दैट्स अ रिस्क, बट उस रिस्क को अब सी दैट इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि लास्ट 3-4 ईयर्स में वरुण बेवरेज का पहले पेप्सी के साथ मार्केट शेयर 45% था. तो वो बढ़ के अब 85 to 90% हुआ है, क्योंकि पेप्सी के जो काफी सारे रीजनल बॉटलर्स थे, दे वर वेरी इनएफिशिएंट. सो दे हैव बीन एक्चुअली टेकन ओवर बाय वरुण बेवरेजेस. And they've also been given international geographies. So Africa maybe they've won like 3-4 countries right now. Nepal maybe they are also like Pepsi's bottler. Even in Sri Lanka they have basically become Pepsi's bottler. So it's like a symbiosis. See, it's like it's a relationship that has to be a win-win, right? कि आप हर जगह जाके बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप हर जगह जाके मतलब यहाँ तक जो बॉटल के जो कैप्स हैं वो भी वरुण बेवरेज बना रहे हैं, आज उसकी पैकेजिंग भी वो बना रहे हैं, उस पर आरओसी जरूर उसका कम है, but it is just showing Pepsi the willingness कि I'm willing to invest for you, right? I'm willing to invest in this relationship, right? तो उसके बाद भी उनका I think the tenure of the contract has been extended further by 10 to 15 years. I think वो exact मेरे को याद नहीं, but 2045 2050 तक उनका वो contract है. But definitely ये एक जरूर रिस्क रहता है. ये तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी रिस्क है, ये पेज इंडस्ट्रीज में भी रिस्क है, ये एक वरुण बेवरेजेस में भी रिस्क है. बट एमएनसीज में जनरली ये भी एक कल्चर है कि स्टेटस क्वो को, एक जो मेंटल मॉडल है उसको अब हटाना आसानी से नहीं चाहेंगे. बट ये रिस्क तो जरूर रहते हैं जब आप ब्रांड के खुद ओनर नहीं होते. राइट. ओके, तो अब हमने काफ़ी डिटेल में बातचीत करी. अब मैं चाहता हूँ कि आप एक लेमैन को 4-5 स्टेप्स बताएं एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, और वो ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जो एक लेमैन ले पाए. वो ये मत सोच के बताइएगा कि इश्मोहित सामने खड़ा है, इश्मोहित तो कुछ भी कर सकता है, एक लेमैन वो स्टेप्स ले पाए, उसके हिसाब से बताएं प्लीज. हाँ, सिंपली आई जस्ट डू वन थिंग कि पहले तो मैं पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं, जिसपे आपको एज अ लेमैन बिगिनिंग में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ स्टॉक्स. फिल्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन अ लॉट. कई लोग कहते हैं यार मैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में लूंगा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में करूंगा. सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने से पहले फिल्ट्रेशन तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक फनल होती है स्टॉक्स की. पहला होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद होता है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन के बाद होता है कि एक प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन भी होता है कि आपके फोरेंसिक्स में नहीं मैच कर रहा. फाइनली जाके प्रोसेस आता है स्टॉक सिलेक्शन का, एंड फाइनली एलोकेशन का आता है. तो एक पूरी फनल ऐसे होती है. एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द फनल इज हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स. तो फिल्ट्रेशन पे सबसे ज्यादा आपका एफर्ट होना चाहिए. फिल्ट्रेशन में देयर आर सम टूल्स या जो काफी चीजें जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, हो सकता है आपके लिए काम ना करें, बट मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि एक लेमैन के लिए आपके लिए क्या काम आ सकता है. कि पहली चीज तो जान पूछ के एक लाइक कॉन्शियस एफर्ट है, माने पहली चीज का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दो सेक्टर्स वेयर कॉम्पिटिशन इज लो और वेयर कॉम्पिटिशन इज डंप. सो चार्ली मंगर की एक बात है, गो टू प्लेसेस वेयर कॉम्पिटिशन इज ईदर लो और डंप. Right? Only fools go to places where competition is really high. Right. तो पहला मेरा फ्रेमवर्क ही यही है कि I want to go to places where competition is low. तो पहली चीज अगर जैसे suppose if I look at something like a राजरत्न ग्लोबल बायर्स, आज मैं कंपनी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरे स्क्रीनर के क्राइटेरिया में मार्जिन में मीट हो रही है, आरओसी में मीट हो रही है, सेल्स ग्रोथ में मीट हो रही है, हर चीज में मीट होके मेरे सामने कंपनी है. राइट. वहां पे जाके मैंने सिंपली जाके देखा, उनकी क्रेडिट रेटिंग पढ़ी. क्रेडिट रेटिंग जैसे केयर की आती है, इकरा की आती है, ब्रिकवर्क्स की भी आती है.
एंड आई थिंक क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल की भी आती है, तो आप क्रेडिट रेटिंग जाके जरूर पढ़ सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग से ना होता क्या है, अगर आप दिन की 1-2 क्रेडिट रेटिंग भी किसी भी कंपनी की उठा के पढ़ लेंगे ना, 1 पेज की होती है, सिर्फ 1 पन्ने की होती है, जिसमें 3-4 लाइनें होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है 3-4 पैराग्राफ्स। तो उससे आपको ना आपके दिमाग में डिक्शनरी बिल्ड होने लग जाती है, अच्छा इस वाली इंडस्ट्री में ऐसा है, इस वाली इंडस्ट्री में ऐसा है, एंड दिस इज ऑल अ प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप में कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज सेक्टर्स वेयर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आर लो। नाउ सेकंड स्टेप, अब इसको हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि ऑटोमेट भी करें, राइट, कि हर बारी अब जाके मैं तो ढूंढ नहीं सकता। तो अब ऑटोमेशन में क्या है कि ऑटोमेशन में या तो मैं तिजोरी फाइनेंस यूज कर सकता हूँ, या तो मैं स्क्रीनर यूज कर सकता हूँ, एंड सिंपली वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि कंपनीज विद अ हाई मार्केट शेयर। तो कंपनीज विद अ हाई मार्केट शेयर में मेरे सामने सो एंड सो अ लॉट ऑफ कंपनीज विल कम अप, राइट। एंड वहां पे मैं अपने और भी फिल्टर्स लगा सकता हूँ कि इनका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग कितनी होना चाहिए, दैट इज अप टू योर ओन कंफर्ट कि आपको कितना लगाना है। बट आपके पास कंपनीज विद मतलब सेकंड फिल्टर में आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी कि कंपनीज विद हाई मार्केट शेयर के आसपास आ जाएंगी। फिर थर्ड थिंग आप कर सकते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक बिगनर के लिए सही चीज है, जो शायद से जब आप थोड़ा एडवांस हो जाएंगे तो आपको ये चीज हेल्पफुल ना हो। थर्ड थिंग जो आपको देखनी है कि ऑपरेटिंग मार्जिन शुड बी स्टेबल। तो स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन का क्या मतलब है कि एक अगर बैंड में ऑपरेटिंग मार्जिन है, माने ईबिटा मार्जिन या ईबिट मार्जिन एक कंपनी के, तो सपोज करते हैं कि अगर कंपनी है जिसके 10 साल से ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 20% के बीच में, सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े तो इट वाज एबल टू पास ऑन टू इट्स एंड कस्टमर्स या फिर एंड जो भी इनके बायर्स हैं। तो माने कि ये कंपनी का जो बेसिकली ट्रेंड ऑफ प्राइसिंग है, मतलब मार्जिन को मैं अपने सिंपल टर्म्स में कहता हूँ, इट्स लाइक द बैकबोन ऑफ अ बिजनेस। तो जहां पे मार्जिन टूटता है, आप किसी भी स्टॉक का जब कोलैप्स देखेंगे, आप किसी भी स्टॉक चार्ट पे देखेंगे, आप ये होमवर्क कीजिए, कोई भी आप स्टॉक चार्ट का जब कोलैप्स देखेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल्स के अलावा किसी भी स्टॉक चार्ट को जब आप देखेंगे कोलैप्स हो रहा है, तो वहां पे आपको सबसे बड़ी चीज हिट दिखेगी कि मार्जिन में हिट आ रहा है। तो जहां पे आपको दिखेगा ना कि मार्जिन बहुत स्टेबल है, तो दैट इज ऑल्सो बिकम्स अ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया कि बेसिकली दिस बिजनेस हैज बीन एबल टू पास ऑन द प्राइसिंग हाइक्स टू द एंड कस्टमर्स। So that also ends up becoming a screening criteria. Right. These are some of the very very basic screening criteria जो एक बिगनर अपने लिए यूज कर सकते हैं। फिर एक थोड़ा सा अगर आप एडवांस में आना चाहते हैं, मतलब सेक्टर रोटेशन या इन चीजों में आना चाहते हैं, तो देर इज वन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। अब लोग कहते हैं कि अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो टेक्निकल्स नहीं यूज करने चाहिए। आई जस्ट कॉल, मतलब आई डोंट लाइक ऑल दैट लाइक टैगिंग। आई थिंक वी आर इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। हमें प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमाइज करनी है और दिमाग पैसा बनाने पे होना चाहिए, राइट। सो देर इज दिस थिंग नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो हम लोग जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, दैट वी ऑल्सो यूज, वी आपको स्क्रीनर्स रेडली फ्रीली अवेलेबल है, आई थिंक चार्टिंग पे भी मिल जाएंगे, जो trading.com है उस पर भी मिल जाएंगे, काफी जगह आपको मिलेंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि लास्ट 2 मंथ्स में, राइट, तो कभी कभी क्या होता है कि लास्ट 2 मंथ्स में, जैसे कोविड का टाइम था, तो लास्ट 2 मंथ्स में देर आर सेक्टर्स विच स्टार्ट शोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, राइट, एज कंपेयर टू द ब्रॉडर इंडिसेस और एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। कि सपोज करते हैं कि हेडविंड्स आ रही हैं, right. 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग गिर गए एंड 2 लोग एकदम अभी भी खड़े हुए हैं एंड दे स्टिल वॉकिंग, so it means that those 2 people are showing strength in the headwinds. तो ऐसी कोविड टाइम में फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, हॉस्पिटल्स, all these sectors were showing a lot of strength, right? Similarly, like 3-4 months ago, industrials, all these companies bottoms up, like even hotel sector, all these companies were showing a lot of strength because at the end stocks move when there's more demand than supply for a stock. So right. This is a technical framework just to filter stocks. At the end मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल्स पे लेना है आपको, just to filter stocks that we personally use, and at the end buying तो हमारा फंडामेंटल बेसिस पे ही होता है कि इसमें मतलब डीलेवरेज हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मतलब चार फिल्टर्स तो ये हैं। एंड लास्ट फिल्टर दैट आई पर्सनली लाइक टू यूज, अब ये वाला फिल्टर आई थिंक थोड़ा फंडामेंटल स्क्रीन ओरिएंटेड है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मतलब जो इनकम स्टेटमेंट बहुत हल्की सी समझनी है, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी। नाउ सपोज करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट पे, तो मैं एक चीज यूज करता हूँ कि यार कंपनी केपेक्स कर रही है, तो मैं कैसे जानूं कि कंपनी केपेक्स कर रही है, तो मैं सिंपली देखता हूँ एक रेशियो है हाई CWIP टू फिक्स एसेट्स, कि कंपनी का जो कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस है इस टाइम पे बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। और कंपनी केपेक्स क्यों करती है, केपेक्स कंपनी इसलिए करती है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ का चांस है, एक्सपैंड करना है, राइट, एक्सपैंड करना है, तो पैसा हमेशा फ्यूचर पे ही बनता है।
बेट हम आज ही करते हैं, एंड वो हमारी बेट्स प्रोबेबिलिटीज पे होती है, और प्रोबेबिलिटीज हम कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, ऐसे स्क्रीन कर करके स्टॉक्स। तो हम CWIP के बेसिस पे हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं कि जहां पे केपेक्स हो रहा है, तो केपेक्स वहीं होएगा जहां पे ग्रोथ आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो वन स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। फाइनल स्क्रीनिंग क्राइटेरिया इज, तो थोड़ा सा फाइनेंस में ये हो सकता है कि जब हम एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, तो हम चालू होते हैं टॉप लाइन से, सेल्स में से हम कॉग्स माइनस करेंगे तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाएंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से SG&A उड़ा दोगे तो ईबिटा पे आ जाओगे, फिर ईबिटा जिसको हम कामकाजी मुनाफा कहते हैं, उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन उड़ाओगे तो आप ईबिट पे आ जाओगे, विच इज लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। फिर ईबिट में से आप इंटरेस्ट हटाओगे तो आप PBT पे आ जाओगे, PBT में से टैक्सेस हटाओगे तो आप पैट पे आ जाओगे। तो पैट को हम कहते हैं अर्निंग्स भी। तो पैट और अर्निंग्स, स्टॉक्स मूव अप व्हेन द अर्निंग्स एक्सप्लोड। तो अर्निंग्स कब एक्सप्लोड होती हैं? देयर आर 2-3 रीजंस व्हाई अर्निंग्स एक्सप्लोड। अभी थोड़ा सा आपको फाइनेंस समझना हो सकता है, बट इतना भी कोई बहुत आसान है। पहली चीज, अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए, मैंने कंपनी आगे बोलती है अपनी कॉन कॉल में कि हम लोग अब ना डीलेवरेज कर देंगे, मतलब बैलेंस शीट में जितना भी कर्जा है हम सारा कर्जा वापस कर देंगे, राइट? तो इसकी भी स्क्रीन्स बन जाती हैं कि मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट फॉलिंग या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉलिंग, राइट? तो यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन दिख जाएगी, या तो आप इसकी ये भी स्क्रीन लगा सकते हैं कि कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है दैट इज फॉलिंग, तो आपके पास वो चीज आ जाएगी। फिर सेकंड स्क्रीन क्या है कि डेप्रिसिएशन इस टाइम पे कंपनी की बहुत बढ़ चुकी है, बट कंपनी का पैट नहीं बढ़ा उस हिसाब से। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है इस केस में कि यार अभी आपने सपोज करो दुकान लगाई, आपने एक दुकान और लगा ली, बहुत बड़ी दुकान लगाई इस बार, तो ये तो होएगा नहीं यार कि इतनी बड़ी दुकान लगा ली, पहले दिन से ही 100 रुपए की सेल कर दोगे। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम यूटिलाइजेशन लेवल्स, तो आपकी डेप्रिसिएशन हमेशा हाई होगी। तो इस सिनेरियो में हम क्या कहते हैं कि आप ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपका केपेक्स पूरा हो चुका है। ये कैसे स्क्रीन में आएगा कि आपकी फिक्स एसेट्स में एडिशन हो चुकी है, आपकी डेप्रिसिएशन बढ़ चुकी है, बट आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अभी तक ग्रोथ नहीं आई, राइट? तो इसका मतलब है कि जब एक्चुअली में जब आपकी सेल बढ़नी चालू होगी, तो आपकी ग्रोथ एकदम फटके आनी चाहिए एकदम इनकम स्टेटमेंट में, तो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में या मुनाफे में बहुत तेजी से ग्रोथ आनी चाहिए। तो ये हम सिंपल फंडामेंटल और टेक्निकल जो रेशियोज हैं, वी ट्राई टू यूज दिस, एंड मतलब अभी क्योंकि है तो सब कुछ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज ही, तो ये 7-8 टूल्स यूज करके वी आर एबल टू फिल्टर डाउन ऑन अ क्राइटेरिया और अ यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स, एंड वहां फिर हम अपना सप्लाई साइड डोमिनेंस का हम पूरा क्राइटेरिया लगाते हैं। कम दुकानदार होने चाहिए, जितने कम दुकानदार उतना हमारे लिए बढ़िया, क्योंकि हमारे लिए ट्रैक करना भी इजी है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है एट द एंड ऑफ द डे। क्या बात है। एक लेमैन इन्वेस्टर को इश्मुत क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इक्विटी मार्केट से लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म में? अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आई थिंक 12-15% इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न एक्सपेक्टेशन टू हैव, एंड आप इंडेक्स को यूज करके इंडेक्स को भी बीट कर सकते हैं एक्चुअली। दैट इज ऑल्सो वन वेरी स्मार्ट वे टू डू इट, राइट? अगर आपको नहीं करनी है एक्टिव इन्वेस्टिंग, मतलब आप कहते हैं यार मेरे से नहीं होती, टाइम नहीं निकल रहा, मतलब मेरे से अच्छा अपना, एक्चुअली टाइम तो लिमिटेड है, टाइम अपना जॉब में इन्वेस्ट कर लो या तो टाइम अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर लो, टाइम इज लिमिटेड। कई लोगों के लिए बहुत पैशनेट हो जाता है क्योंकि नई नई चीजें सीखने को मिल जाती है। तो अगर नहीं टाइम मिलता तो व्हाट यू कैन डू, इसकी जो मार्केट्स की वैल्यूएशन होती है वो मार्केट्स की ऑड्स की तरह होती है। कि जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट का अगर लॉन्ग टर्म पी रेशियो एवरेज हम जनरली कहते हैं कि 20-24 के बीच में, राइट? कि ये एवरेज है। अगर 23-24 पे हम कहते हैं कि तो अबव एंड ऑफ एवरेज के ऊपर है। 24 के अक्रॉस जाते तो हम कहते हैं मार्केट थोड़ी महंगी होने लग गई है। बिलो 20 जाते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी मार्केट सस्ती होने लग गई है इस टाइम पे। तो अगर आप SIP कर रहे हैं एंड अगर मार्केट 25, 26, 27 की पी पे काफी टाइम तक रहती है एंड आपको एक्सपेंसिव लग रही है, सेक्टर्स भी काफी सारे एक्सपेंसिव हो गए, तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन सिंपली डू, यू कैन सिंपली स्टार्ट पार्किंग सम मनी इन लिक्विड फंड्स एज वेल। एंड बिकॉज मार्केट इज सिक्लिकल, मार्केट पेंडुलम की तरह है, तो पेंडुलम का पर्पस क्या है, तो हार्वर्ड मार्क्स भी ये बोलते हैं बार बार कि पेंडुलम सबसे कम टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है, बीच में। right it goes like this, right? तो expensive cheap very like less time in the middle। तो जब मार्केट की भी 19 के बिलो जब ही जा रही है तो then you just put lump sums in the market। तो आपको इंडिया जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की जो अर्निंग ग्रोथ है 10-12% वो तो मिलेगी, डिविडेंड भी मिलेगा 1-2% का, फिर आपको री रेटिंग भी मिल जाएगी उस सिनेरियो में 2-3% की, तो आप इंडेक्स को यूज करके इंडेक्स को बीट कर देंगे उस सिनेरियो में।
क्या बात है! दिस इज़ समथिंग न्यू, बहुत बढ़िया कि आपने ध्यान रखना है कि आप वैसे अपनी रेगुलर एसआईपी करते रहिए, लेकिन जब मार्केट का पी, जब निफ्टी का पी अगर मैं बोलूँ, वो नीचे की तरफ, जब ऊपर की तरफ हो, तो अपने पास कुछ कैश जो है वो पार्क करके रखते रहिए। फिर जब वो नीचे की तरफ आए, तो उस कैश को निकाल के आप उसे बाय कर सकते हैं, राइट? राइट, राइट। क्या बात है! दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएँ कि जो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो हमने बात करी कि जो इंडेक्स में आपने बताया रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 से 15% होनी चाहिए। बट जैसे कि आप खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह के इन्वेस्टर्स को कितनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट से? एक रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? सी रिटर्न एक्सपेक्टेशन में तो आई थिंक द थिंग इज कि ऐसे टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग में कभी कभी क्या होता है कि यू गेट सो फैसिनेटेड बाय द प्रोसेस कि रिटर्न्स आर जस्ट एन आउटकम। तो आप रिटर्न्स की तरफ देखते भी हैं, फिर जब आप जाके कैलकुलेट करते हैं रिटर्न, फिर आपको पता लगता है तो इट्स लाइक मच हायर देन व्हाट द इंडेक्स इज गिविंग। तो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव गिवन लाइक हु हैव जनरेटेड लाइक 35-36% एज वेल। आई नो पीपल जिन्होंने पोर्टफोलियो अपना मतलब बहुत छोटे से स्टार्ट करा था, बट आज उनका पोर्टफोलियो हैज बिकम ह्यूज इन साइज। बट वन थिंग इज देयर विद ऑल ऑफ देम व्हिच आई आइडेंटिफाई कि उन सब में ईक्यू बहुत है, माने मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत एंगल है। दे डोंट ब्लेम एनीवन फॉर लॉसेस, दे जस्ट ब्लेम देमसेल्व्स, एंड they don't also take victory laps when they make profits. That is the beauty of their temperament, because they say कि मतलब एक्चुअली वन ऑफ माय मेंटर्स, तो मेरी उनसे भी काफी बात होती है, कह रहे यार विक्ट्री लैप लूंगा तो क्या आएगा कि दिमाग में क्या आएगा कि यार अब तो मेरे को कुछ आने लग गया है, और असली में कुछ आता नहीं है, क्योंकि बिगनर्स माइंडसेट रखना है इस एरिया में। बिकॉज अगर बिगनर्स माइंडसेट नहीं रखा, फैक्ट चेंज हो रहे हो, तो मैं अपना माइंड नहीं चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पास बेट्स में ही सोचूंगा मेरे को अभी भी बहुत कुछ आता है। सो आई थिंक return expectations, see, frankly, I can't answer this question because most of the people I've interacted with, their returns are much higher than the index. राइट, मतलब एक अगर कोई बंदा सोच समझ के बहुत अच्छे से मेहनत करके पैशनेट होके इन्वेस्ट करे तो डेफिनेटली वो इंडेक्स से ऊपर जा सकता है, मतलब बॉटम लाइन ये हम बोल सकते हैं। मैं आपको बफेट का एग्जांपल देता हूँ। तो वॉरेन बफेट के भी लोग कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली ना बफेट के करियर के 3 फेजेस हैं। हम बफेट के जो लास्ट वाला करियर का फेज है ना, उससे काफी सीखते हैं, बिकॉज नाउ बफेट हैज हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स टू इन्वेस्ट, एंड आज $120 billion ऑफ कैश इज लाइंग अराउंड विद हिम। बट व्हेन बफेट स्टार्टेड आउट विद स्मॉल सम्स ऑफ कैपिटल, his returns were 33%, 32% CAGR for almost 12-13 years. But at that time, because he was into very much active investing, तो उनका churn भी शायद से higher था, right? तो इस वजह से आई थिंक कि हमें बफेट के तीनों फेजेस ऑफ करियर पढ़ने चाहिए। एक तो 1950s से 60s वाला था, एक 70s से 80s वाला जब वो ऑपरेटिंग बिजनेसेस एक्वायर करने लग गए, फिर एक पोस्ट 90s वाला जब उनका इंश्योरेंस का फ्लोट ही इतना हो गया कि अब आपके पास मतलब पैसा इतना सारा हो चुका है कि आप कहाँ डालेंगे उस पैसे को। तो आप अगर आपको 8% रिटर्न ऑन इक्विटी या 9% रिटर्न ऑन इक्विटी वाली इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी तो आप उसमें भी डाल देंगे। तो इस वजह से हम देखते हैं कि अगर बर्कशायर अगर आप देखेंगे तो पावर बिजनेसेस या जो एनर्जी बिजनेसेस हैं वो भी इस टाइम पे वो खरीद लेते हैं, क्योंकि पैसा इतना है तो आप डालेंगे कहाँ। तो रिटर्न्स आर द फ्रेंड्स ऑफ अ स्मॉल स्केल एंड रिटर्न्स आर द एनिमीज ऑफ अ लार्ज स्केल कैपिटल. So as a small investor, you can be very, very nimble and you can be extremely agile. So that is one thing, and you don't have to like show returns to investors, and you don't have anyone like standing over your head कि यार ये return नहीं आया वो return नहीं आया. You can be very, very nimble and agile. ओके, एक बहुत ज़्यादा बात जो हमें आपकी वीडियोस में लगातार देखने को मिलती है, दैट इज अबाउट मोट्स एंड अगर हम उसे MBA लैंग्वेज बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। तो पहला, अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर को समझाना चाहें विद एग्जांपल्स ऑब्वियसली कि व्हाट आर द मोट्स और व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कुछ एग्जांपल्स के साथ अगर हम समझा पाए तो moats and competitive advantages, again simply it's a concept जो is rooted at the hip of capitalism. कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वापस हम सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फ्री मार्केट कंपटीशन है। कि अगर आज बैंक में मेरे को 7% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है या 6% मिलता है, आई थिंक 5.56% ही मिलेगा, पीछे तो 4-4.5% भी आ गया था, राइट। तो है क्या, अगर मैं अपने घर से लागत लगा के अपने धंधे के अंदर 30% कमा रहा हूँ आज, तो देयर विल बी कैपिटलिस्ट फोर्सेस या फिर लोग ही आसपास मेरे एनवीएस होंगे या लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, दे विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन माय रिटर्न्स, राइट, टू द बैंक लेवल और टू 10%, 11% टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम फाइनेंस की टर्म्स में कहते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे सिंपली समझते हैं। बट कई धंधे होते हैं जिनका वो 30% का 30% ही रहता है। अब वो 30% का 30% क्यों रहता है? बिकॉज उस धंधे में एक मोट है। तो आप सबने मतलब जो व्यूअर्स भी यहाँ किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा कि एक वॉल बनी होती है,
राइट, एंड वो वॉल पे फिर वो बड़े सालों से वॉल उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द आउटसाइड क्रीचर्स बियॉन्ड द वॉल, राइट. तो दैट वॉल इज नथिंग बट दैट वॉल इज अराउंड अ बिजनेस एज वेल, जो एक बिजनेस की आरओसी को प्रोटेक्ट करती है या आरओई को प्रोटेक्ट करती है, राइट. एंड उस वॉल को तोड़ा किसने था? एक जो ड्रैगन है उसने तोड़ा था, राइट. एंड जब ड्रैगन ने उस वॉल को तोड़ा था तो बेसिकली उसको हम कहते हैं मोट अटैक हो गया, माने कि कोई और बिजनेस ने आके इस बिजनेस के कंपेटिटिव एडवांटेज को डू अवे कर दिया. तो वो जो वॉल है, या फिर जो एक, अगर हम एक मोट का एग्जांपल लेते हैं, मोट हिंदी में क्या कहते हैं, एक तरीके का मतलब एक तरीके का एक कैसल या फिर एक तरीके का महल टाइप होता है, जहाँ पे एक मिलिट्री फोर्ट्रेस टाइप होता है, जहाँ पे अंदर सपोज करते हैं आप बैठे एंड आपके वो जो फोर्ट्रेस है उसके अराउंड एक लेक भी है, एंड उस लेक के अंदर क्रोकोडाइल्स हैं, पिरानाज हैं, एंड उसके अंदर कोई आ नहीं सकता, एंड वॉल भी उसकी इतनी ऊंची है कि उसकी वॉल भी कोई आराम से क्लाइम नहीं कर सकता. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मोट, एंड उसके अंदर आपकी आरओसी है 20-25% की, माने आप अब नॉर्मल रिटर्न्स कमा रहे हैं. अब इसके बड़े सारे सोर्सेज होते हैं एंड इसके बहुत फैसिनेटिंग एग्जांपल्स हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. पहले एग्जांपल्स लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मोड पे चलेंगे. हाँ, मतलब एग्जांपल्स एंड टाइप्स ऑफ मोड साथ साथ. तो पहले एग्जांपल की मैं आपके साथ एक बात करता हूँ. तो एक बिजनेस है, थोड़ी कमोडिटी सेक्टर में है, तो मार्जिन थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, बट बिजनेस जैसे अगर आप बात करें, एक बिजनेस है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नाम से, राइट. तो ये बिजनेस क्या करता है कि ये मेज की ना प्रोसेसिंग करता है, उससे बनाता है स्टार्च और उसके डेरिवेटिव्स. तो स्टार्च और उसके डेरिवेटिव्स हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जो हमारा मतलब बेकिंग इंडस्ट्री है, इस चीज में भी यूज होता है. स्टार्च हो गया आपका एग्जांपल. बट आप सोचेंगे यार इतना कमोडिटी बिजनेस है, इसके अंदर क्या मोट हो सकता है. बट यहाँ पे क्या होता है कि जब डिमांड साइड पे मोट नहीं होता, जब आपको ब्रांड नहीं पता बिजनेस का, तो मोट कहाँ होता है? लाइकली सप्लाई साइड पे. तो इस बिजनेस का जो मेज का कैपेसिटी है, तो ये इंडिया में आई थिंक आफ्टर ऑल द एक्सपेंशन इनका 28% कैपेसिटी हो जाएगा पूरी इंडिया में. तो इस बिजनेस ने क्या करा कि जहां जहां भी इंडिया में मेज उगती है उसके पास जा जाके अपना प्लांट लगा दिया. एंड इनकी क्योंकि कैपेसिटी लार्जेस्ट इन द कंट्री है, तो ये बल्क में मेज खरीदते हैं, क्योंकि मेज की जो प्लांटेशन है, आई थिंक वो खरीफ क्रॉप है, तो थोड़ा आई थिंक मॉनसून के आसपास मेज की प्लांटेशन होती है, तो मेज को खरीदने का साल में एक ही मौका आता है. तो आपको मेज की स्टोरेज भी करनी है, राइट. सो दे हैव कैपेसिटी टू स्टोर 5 लाख टन्स ऑफ मेज, whereas the nearest competitor only has capacity to store only 20% of that. And एक और important concept क्या है कि अगर मैं 5 लाख टन्स ऑफ मेज खरीद रहा हूँ in one go, right? तो I will get upfront discounts. Exactly, economies of scale. Economies of scale. तो वो शो अप होता है इनके competitors के साथ कि इनका ग्रॉस मार्जिन 6% हायर है इनके competitors से. तो वो एक स्टोरी क्वालिटेटिवली हमने देखा कि economies of scale है, एंड कहाँ पे शो अप हो रहा है? नंबर्स में कि 6% ग्रॉस मार्जिन फालतू है. फिर यहीं पे नहीं खत्म होता. थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कस्टमर अप्रूवल प्रोसेस है, क्योंकि स्टार्च आपका फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, और आपके एमएनसी जो कैडबरी डेयरी मिल्क भी खाते हैं, इट इज वेरी लाइकली कि हम उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का कोई ना कोई प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर जा रहे हैं इस टाइम पे, राइट. तो वहां पे भी एमएनसीज के साथ टू गेट इम्पैनल्ड इट टेक्स 2 और 3 years, और आपके प्लांट्स के भी आगे ऑडिट होते हैं कि आपका प्लांट है भी या नहीं है. राइट, पूरा क्वालिटी एश्योरेंस चेक होगा, पूरा क्वालिटी लाइक एश्योरेंस चेक होएगा. तो अगेन कि एक स्विचिंग कॉस्ट भी बन जाता है कि अगर मैं बहुत सालों से गुजरात अंबुजा से ले रहा हूँ, तो मैं बहुत सालों से गुजरात अंबुजा से ही लेते रहूंगा. एंड थर्ड थिंग इज कि इट इज लाइक लास्ट मैन स्टैंडिंग, व्हिच itself ends up becoming a competitive advantage. इस कंपनी की बैलेंस शीट ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री है. एंड जो नियरेस्ट पियर्स हैं उसमें से एक पियर अभी 2018 में बैंकरप्ट किया था, एक पियर को अपना बिजनेस बेचना पड़ गया. फिर 2019 में जब इंडस्ट्री के अंदर डाउन साइकिल आया था तो 3 पियर्स और बैंकरप्ट हो गए थे, एंड एक पियर जो और है वो फूड प्रोसेसिंग के अंदर डाइवर्सिफाई कर गया, एंड उसकी बैलेंस शीट पे भी अभी आज 1x के आसपास डेट टू इक्विटी है. तो माने आई एम द लास्ट मैन स्टैंडिंग अगर इंडस्ट्री के अंदर डाउन साइकिल भी आ जाए. तो हाँ, मार्जिन में वॉलिटिलिटी जरूर है, बट ये थोड़ी सी हम एडवांस इन्वेस्टिंग के अंदर आए, बट हमने ये जरूर समझा कि बिजनेस के अंदर क्या कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकती है, विद एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड सेकंड एग्जांपल वी स्टडीड वाज स्विचिंग कॉस्ट, राइट. और किस किस तरह की मोड्स हो सकते हैं? स्विचिंग कॉस्ट इज वन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने एक बताने की कोशिश करी, और क्या कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोड के, और कोई तरीके हैं मोड डेवलप करने के? थर्ड बेसिस ऑफ मोड इज ओनरशिप ऑफ अ यूनिक एसेट और ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे सिंपली वी कैन हैव एन एग्जांपल कि ओवर हियर वी कैन हैव एन एग्जांपल ऑफ लाइक 3 or 4 बिजनेसेस. अब तो ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ओनरशिप ऑफ अ यूनिक एसेट भी हो सकता है. ओनरशिप ऑफ यूनिक एसेट में आपके साथ में हिंदुस्तान जिंक का एग्जांपल ले सकता हूँ.
कि हिंदुस्तान जिंक की जो जिंक की माइंस है, उनके पास इतना जिंक का डिपॉजिट है कि दे आर द लोएस्ट कॉस्ट जिंक मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। तो आप और मैं वो धंधा कर ही नहीं सकते। इवन तो धंधे के अंदर ग्रोथ स्लो है, तो वहां पे वो बेसिकली एक तरीके का लेगेसी मोड है, री इन्वेस्टमेंट मोड नहीं है। मतलब वहां पे धंधे में ग्रोथ स्लो है, बट स्टिल इट हैज अ यूनिक एसेट विद इटसेल्फ, राइट? यू एंड आई कैन नॉट डू दैट बिजनेस। देन सेकंड इज ओनरशिप ऑफ यूनिक आईपी। तो यूनिक आईपी में या फिर यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में वील हैव बिजनेसेस लाइक जो सारेगामा का अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं, या अगर आप वरुण बेवरेज का एग्जांपल ले, तो वरुण बेवरेज का जो पेप्सी के साथ टाई अप है, तो आप और मेरा वो टाई अप हो ही नहीं सकता बेसिकली, नहीं हो सकता, राइट? तो दैट इज अगेन एन आइडिया कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाई अप है, यू एंड आई कैन नॉट डू इट, राइट? सिमिलरली सारेगामा के एग्जांपल है, दे हैव 1,40,000 सॉन्ग्स इन देयर म्यूजिक लाइब्रेरी राइट नाउ। तो कोई भी अगर आप स्पॉटिफाई या किसी पे आप गाना ऑन करते हैं, तो दैट इज लाइक सारेगामा गेट्स सम मनी आउट ऑफ इट, एंड स्पॉटिफाई या फिर अगर अमेजॉन म्यूजिक या विंक म्यूजिक का आपको कोई भी गाना सुनाना है, तो आपको वो सारी चीजें सुनानी पड़ेंगी, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओनरशिप ऑफ अ यूनिक आईपी। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोट, राइट? वाओ, मतलब ये अगर मोट मिल जाए। अच्छा, मोट के साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें मोट देखनी चाहिए बिजनेस के अंदर। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एक अच्छे मोट वाले बिजनेस में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, राइट इशमोहित? हाँ, मोट क्योंकि मोट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो क्वांटिटेटिवली मोट आपको मार्जिन्स में दिखेगा, पीयर एनालिसिस में दिखेगा, एंड मोट आपको कंपनी की ग्रोथ में दिखेगा कि हो सकता है कि एक कंपनी है जो सेक्टर में 40% पे ग्रो कर रही है, whereas बाकी कंपनियां 5% पे ग्रो कर रही है। आपको आइडिया लग जाएगा इस कंपनी के अंदर मोट है डेफिनेटली। राइट, राइट। एक बात मुझे बताइए कि कंपनी है, मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट में डालता हूँ। देयर इज अ कंपनी जिसके पास मोट है, जबरदस्त मोट है, राइट? हो सकता है वो उसके किसी पर्टिकुलर सप्लायर साइड जो आपने बताया सप्लायर साइड डोमिनेंस को लेके हो, राइट? कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वो काम करती है, उसको लेके उसके पास कुछ मोट हो, लेकिन उसका कैपिटल एलोकेशन सही नहीं है, राइट? कैपिटल एलोकेशन सही नहीं है। तो आप ऐसी कंपनी को कैसे देखते हैं? मतलब कैपिटल एलोकेशन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, ऑल्दो मतलब मेरे को तो पता है, बट मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आप लेमैन इन्वेस्टर को समझा पाए कि कैपिटल एलोकेशन का क्या रोल रहता है कंपनी को एनालाइज करते समय। एंड वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल एलोकेशन का मतलब यही है कि जैसे आज आपने दुकान लगाई एंड दुकान से आपने 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए आपने तो ईयर 1 ऑफ बिजनेस की एंड में कमाए। तो ईयर 2 ऑफ बिजनेस जब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर 2 जब स्टार्ट होता है, तो आपके पास वो जो 100 रुपए आए, आप उसको कहाँ पे एलोकेट करेंगे? या तो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं ईयर 1 के एंड में, या तो आप उस 100 रुपए को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप उस 100 रुपए से कोई और वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल एलोकेशन का सिंपली मीनिंग ये है कि आप उस पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। तो कैपिटल एलोकेशन में आप देखेंगे कि आईटी बिजनेसेस इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे शेयर बायबैक्स करते हैं। तो बहुत सारे रिटेल निवेशक का मुझसे भी एक क्वेश्चन आता है कि यार आईटी कंपनी से क्यों इतने शेयर बायबैक्स करती है? बिकॉज आईटी कंपनीज आर एसेट लाइट बिजनेसेस, उनको फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, उनका एसेट तो मतलब ऑफिस आता है और ऑफिस से चले जाते हैं, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, राइट? तो इसलिए वो शेयर बायबैक्स कर लेते हैं बिकॉज दीज आर कैश रिच बिजनेसेस। तो उनके लिए कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है। सिमिलरली अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड अगर वो नया एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एलोकेशन डिसीजन। बट खराब कैपिटल एलोकेशन से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आज के मेरे कोर बिजनेस में मैं 20% आरओसी कमाता हूँ एंड जो मेरे पास एडिशनल पैसा आ रहा है, अगर उसको मैं किसी खराब वेन्यू में डालते जाता हूँ, तो यहाँ पे वैसे काफी बारी कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव भी करती है, वो एक थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं किसी खराब वेंचर में डालते जाता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि मेरे बिजनेस की जो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज है वो खराब होने लग जाएंगे। तो मार्केट ऐसे बिजनेस को ना फिर वैल्यूएशन नहीं दे पाता। तो यहाँ पे एक बड़ा मतलब डिविसिव बिजनेस है, उसका नाम लूंगा मैं, मेरे को हो सकता है लोग कमेंट सेक्शन में भी बोले कि ये क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया। तो अगर हम जैसे आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं, राइट? मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, राइट। तो आईटीसी हैड टू डू द एफएमसीजी बिजनेस, देयर इज नो चॉइस, बिकॉज सिगरेट बिजनेस में ग्रोथ नहीं है इस टाइम पे। बट साथ साथ फिर होटल का बिजनेस भी है, आईटी का भी बिजनेस है, बट आईटी बिजनेस में लोग कहते हैं ग्रोथ है, ये है, वो है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी कम्पिटिटिव राइट टू विन। तो आप फिर एफएमसीजी सेक्टर के साथ जाके अगर कभी आईटीसी का कंपैरिजन करेंगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि कभी उनका पी उस लेवल पे होएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 रीजन है। पहली चीज तो एक कंग्लोमरेट डिस्काउंट है, बट ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट इसमें प्रो एस्पेक्ट क्या है कि क्योंकि कंग्लोमरेट है, तो वो बाकी बिजनेस का कैश फ्लो यूज करके बाकी बिजनेसेस बिल्ड कर पाए। तो हमेशा देयर आर 2 साइड्स टू अ कॉइन, कि अब बाकी बिजनेसेस आप इंक्यूबेट करके बिल्ड कर पाए।
सेकंड चीज यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे ऐसे कैसे सोचनी चाहिए कि हाँ हो सकता है होटल का बिजनेस साइक्लिकल है बट वो साइकिल्स भी टर्न करती हैं, पेपर का बिजनेस साइक्लिकल है वो साइकिल्स भी टर्न करती हैं, स्टेशनरी का भी बिजनेस है इस कंपनी के अंदर, बट अगेन दैट इज कि वो कोर बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है क्योंकि कोर बिजनेस इज वन ऑफ अ काइंड, बट कोर बिजनेस एक्चुअली इट्स द नीड ऑफ द कंपनी टू डाइवर्सिफाई. तो I wouldn't call it is too much of a misallocation because it is a need driven thing. Allocation. क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपका कोर बिजनेस ही 1-2-3% पे ग्रो करता है एंड आपके पास कैश इफेक्ट बहुत इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ तो आप कैश काउ बन जाओ कि आप लोगों को डिविडेंड बांटते जाओ, शेयर बायबैक करते जाओ. जैसे उन्होंने आई थिंक दे रिसेंटली अनाउंस की इतना 80-85% तो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है ये हमारी. जो एडिशनल कैश है उससे आप इन्वेस्ट कर करके आपने एफएमसीजी का इतना जायंट बिजनेस बिल्ड कर लिया, राइट? So that amount of value creation might never have happened if they didn't do it, right? Even though शायद से shareholders के लिए it might have been a very painful period for almost 10 years, but as a businessman's perspective वो आपको करना तो पड़ना ही था क्योंकि आपको कोई ना कोई next leg of growth तो चाहिए. तो हाँ, investing is a no call strikes game. जब आपको पता है कि यार 10 साल इसमें पेन पीरियड है तो यू कैन सिट असाइड एंड यू कैन जस्ट वॉच फ्रॉम द साइड लाइन्स. मतलब मेरे जैसा बंदा तो पॉपकॉर्न खा रहा है, राइट, कि वो देख रहा है, बट आई डू अंडरस्टैंड कि एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव क्या है एंड दिस इज द राइट होलिस्टिक वे टू थिंक अबाउट इट कि यार वो बिजनेस वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो कि यार कि अगर उसका कोर बिजनेस लो है तो उसको क्या करना पड़ेगा. बट या एफएमसीजी बिजनेस दे हैव बिल्ट अ लॉट ऑफ मार्केट लीडरशिप इन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे हैव राइट नाउ एंड कोर एलोकेशन में अभी वो इस टाइम पे जो डिविडेंड्स हैं वो भी लोगों को बांट रहे हैं. ऐसी सिमिलरली मेरे को एक और बिजनेस का नाम याद आता है जो हमने रिसेंटली डिस्कस करा था, एसआरएफ. अब सिमिलरली एसआरएफ में जो नाइलॉन कॉर्ड बिजनेस था, तो नाइलॉन कॉर्ड बिजनेस जो बस के टायर्स होते हैं उसमें यूज होता है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, राइट. अब उस बिजनेस में एक टाइम में 30% आरओसी होती थी. अगर वो आरओसी बारे में ही सोचते रहते यार कि अगर मेरी नेक्स्ट एक्सपेंशन में आरओसी कम है तो कभी केमिकल बिजनेस को बिल्ड ही ना कर पाते, राइट. बट एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, राइट थिंग टू डू वाज कि आप 10-15 साल लगा के आप केमिकल बिजनेस और आप जो पैकेजिंग बिजनेस है उसको बिल्ड कीजिए. इवन तो एक कंग्लोमरेट है, आपके कैश फ्लोज फंजेबल हैं, आप यहाँ से वहां लगा सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ब्यूटीफुली उन्होंने केमिकल बिजनेस को बिल्ड करा. मैंने उस बिजनेस का 400 करोड़ का ईबिटा 1400 करोड़ का हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, 70% केगर पे ग्रो करा है. पैकेजिंग बिजनेस ऑलमोस्ट 10x पे ग्रो करा एंड नाइलॉन कॉर्ड का वही 100-150 करोड़ पे धक्के खाते रहते हैं क्योंकि दैट टाइप ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे भी एक कैपिटल एलोकेशन ही थी, मैनेजमेंट का विजन था टू एलोकेट कैपिटल इन अ स्पेस वेयर दे आर सीइंग द पक, वेयर द पक इज गोइंग टू बी. तो आईटीसी का भी विजन वैसा ही था, बट आईटीसी का क्योंकि बेस इतना बड़ा है इस वजह से हमने ये मतलब जो नॉइज भी आता है सोशल मीडिया पे ये देखा, बट आई थिंक दैट नॉइज इज दैट नॉइज बेसिकली फेल्स टू रिस्पेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस को ये करना ही पड़ना था. अदरवाइज आप एक सिगरेट बिजनेस रह जाते हैं जिसको एक 5 या 6 की पी या 8 या 10 की पी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, राइट, जिसमें ग्रोथ बिल्कुल ना होती और अगर आप ये मेहनत ना करते 10 साल की तो आप अपने नए बिजनेस भी क्रिएट ना कर पाते हैं. राइट. तो बिजनेस का पर्सपेक्टिव ना हमें सोचना चाहिए क्योंकि हम कभी कभी इन्वेस्टर्स ना सिर्फ रिटर्न रेशियोज के अंदर रह जाते हैं. तो इन्वेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव्स का गेम है जिसमें इस वजह से बहुत एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज्यादा मजा भी आता है. राइट, सही बात है. हो सकता है जो मुझे सही लग रहा हो आपको गलत लग रहा हो, जो आपको गलत लग रहा हो मुझे सही लग रहा हो. ओके, ग्रेट. अब बात करते हैं बहुत ही ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जिसका नाम है वैल्यूएशन, राइट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, राइट. तो मैं भी वॉरेन बफेट साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मुझे भी करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ. तो वॉरेन बफेट साहब ने कुछ ऐसा कहा था कि अगर मैं किसी का टेस्ट लूँ वैल्यूएशन के ऊपर और कोई बिल्कुल सही वैल्यूएशन निकाल के लिया है तो मैं उसे फेल कर दूंगा. अगर कोई करेक्ट वैल्यूएशन निकाल के लिया है तो मैं उसको फेल कर दूंगा, क्योंकि करेक्ट वैल्यूएशन निकाल पाना, अगेन जैसे हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव है कि ग्रोथ आपने क्या एज्यूम करी है, आपने परपेचुअल ग्रोथ क्या एज्यूम करी है. एक ये भी सही चलती है मार्केट में कि यार एक अच्छा बिजनेस अगर ठीक ठाक वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है तो हमें उसे खरीद लेना चाहिए, रादर देन अब वो पुराने जमाने के जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के कॉन्सेप्ट होते थे कि 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, 60% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए. तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आज भी हमें स्टॉक्स 50% मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे मिल जाएंगे, या आज हमें वही गेम खेलनी चाहिए चार्ली मंगर वाली कि इट्स ओके टू बाय अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस? आई थिंक वो बफेट का जो सेइंग था कि अगर कोई इंटरनेट बिजनेस की वैल्यूएशन करके ले आए उस टाइम पे लॉस मेकिंग थे तो आई विल फेल दैट स्टूडेंट. बट डेफिनेटली लाइक वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट पर्सपेक्टिव ड्रिवन कॉन्सेप्ट्स, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अ लॉट अपॉन कि हाउ द बिजनेस शेप्स अप टू बी. राइट. I think what you should do as an investor कि आपको वैल्यूएशन को क्या सोचना चाहिए कि वैल्यूएशन इज नथिंग बट एट द एंड ऑफ द डे ऑड्स.
कि वैल्यूएशन कुछ नहीं है बट आपके ऑड्स हैं और आपका एक प्रोसेस है। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक होता है गुड प्रोसेस और एक होता है गुड आउटकम, फिर एक होता है बैड प्रोसेस और एक होता है गुड आउटकम। जब बैड प्रोसेस हो के गुड आउटकम आए तो लक हो जाता है उसके अंदर। फिर होता है एक गुड प्रोसेस और एक होता है बेसिकली एक होता है बैड आउटकम, तो मतलब कि आपका लक खराब हो गया। फिर एक होएगा बैड प्रोसेस और एक होता है गुड आउटकम, माने कि गुड लक हो गया। तो अगेन देयर आर दीज प्रोसेसेस टू फॉलो। नाउ थिंग विद वैल्यूएशन इज कि काफी बारी जैसे कुछ कुछ सेक्टर्स में देयर विल बी एन एक्सेप्शन टू मेक। जैसे हमने इंडिया में हमने कंजम्पशन की बात करी कि चाइना में कैसे कंजम्पशन ग्रो एकदम एक्सप्लोड कर गई। सो दैट इज कि अगर आप रिटेल सेक्टर इंडिया के अंदर आज देखते हैं तो अगर आप लाइक सम ऑफ द बिजनेसेस अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो अगर आप ट्रेंड को देखते हैं, अगर आप वेदांत फैशंस को देखते हैं, आप एक अगर मेट्रो ब्रांड्स को देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे पहली चीज आपको देखने को मिलेगा कि दे हैव कॉन्कर्ड द कैटेगरी बट इनका वैल्यूएशन हमेशा से हाई रहे। तो दैट इज वन वे टू व्यू, क्योंकि मार्केट व्यू करिए कि 20-25 ईयर्स के लिए यहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ है। सेकेंड वे टू लुक एट इट इज, ये थोड़ा सा क्वालिटेटिव आंसर हो सकता है एंड उसके बाद मैं क्वांटिटेटिव में भी आऊंगा कि मैं कैसे आप सबके लिए सिंप्लीफाई कर पाऊँ इस चीज को एंड पर्सनली मैं कैसे पर्सपेक्टिव लेता हूँ। अभी एक चीज है कॉन्केविटी आइडियाज और एक है कॉन्वेक्सिटी आइडियाज। ये एक बहुत फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो सबको अपनी लाइफ में भी लगाना चाहिए। तो कॉनकेव लेंस आप सबने देखा है, किसी ने कॉनकेव लेंस ऊपर से ऐसा होता है, राइट, अगर किसी ने कॉनकेव लेंस देखा हो, एंड कॉन्वेक्स लेंस नीचे से ऐसा होता है, राइट। तो कॉनकेव लेंस आर बेसिकली दोज आइडियाज व्हिच आर वेरी वेरी लीनियर। अगर आप एफडी की बात करें तो दैट्स एन आइडिया ऑफ दैट्स अ कॉनकेव आइडिया। अगर आप पैसा एफडी के अंदर डालते हैं तो कॉनकेव आइडिया। अगर आप 25 या 30 ईयर ओल्ड है, क्योंकि अपने पैसे की ग्रोथ को बहुत लिमिट कर रहे हैं, राइट। पर वही पैसा अगर आप इक्विटी में डालते हैं तो दैट एंड्स अप बिकमिंग अ कॉन्वेक्स आइडिया, राइट। तो जब हम ऑड्स ऑफ वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो होता क्या है कि अगर कोई चीप वैल्यूएशन पे कंपनी ले रहा है, लाइक सपोज करते हैं आज मैं 10 की पी पे कंपनी लेता हूँ जिसकी अर्निंग्स आज 2 रुपए की है, तो माने मार्केट कैप कितना हो गया 20 रुपीज का, राइट, जस्ट एज एन एग्जांपल। एंड वही उसकी अर्निंग्स आज 2 रुपए से बढ़ के 4 हो गई एंड 10 की पी भी 20 पे चली गई। तो अर्निंग्स 2 से बढ़ के 4 हुई एंड अगर पी 10 से 20 हो गई तो अगेन मेरा जो मार्केट प्राइस होएगा स्टॉक का वो 80 रुपीज चले जाएगा। तो इसको हम कहते हैं री रेटिंग फिनोमेना हो गया। तो हम थोड़े कॉन्वेक्स आइडियाज के अंदर आ रहे हैं जब हम थोड़ी सी चीप वैल्यूएशन के अंदर जा रहे हैं। तो वैल्यूएशन में पर्सपेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द डे ये है कि जब आप हाई पीई पे लेते हैं, राइट, या जब आप हाई या एक्सपेंसिवली वैल्यूड कंपनी देते हैं जो ऑप्टिकली एक्सपेंसिव हो, तो आप सिंपली किस चीज पे बेट कर रहे हैं, लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ पे, कि इन धंधों में आज से 30 साल बाद भी ग्रोथ आएगी, इन बिजनेसेस में आज से 10-15 साल भी ग्रोथ आएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या एक फिनोमेना या कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या लेके चलता हूँ, यस आई डू लाइक दीज बिजनेसेस बट मे बी इंस्टेड ऑफ अ मैच्योर्ड एफएमसीजी बिजनेस जो 80 पी पे या 70 पी पे, आई विल स्टिल बाय अ मे बी 50-60 पी का बिजनेस विच इज ग्रोइंग एटलीस्ट एट 20-25%। क्योंकि वहां पे क्या, अगर मेरा मल्टीपल होल्ड भी करते हैं स्टिल आई एंड अप गेटिंग डबलर्स इन 3-4 years। दैट इज द थॉट प्रोसेस ओवर हियर। देन फिर अगर मैं कोई चीपली वैल्यूड ले रहा हूं तो चीपली वैल्यूड में क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चीप इज चीप फॉर अ रीजन। तो होता क्या कि ऐसे पोर्टफोलियो में देन यू शुड हैव एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, कि अब अगर आपके पास 15-20 स्टॉक है एंड 15-20 स्टॉक में से 2-3 मतलब आइडियाज क्लिक नहीं भी करते, राइट, एंड अगर आप 3 आइडियाज नहीं क्लिक करे, 4-5 आइडियाज क्लिक करते हैं, सच इज द ब्यूटी ऑफ द गेम कॉन्वेक्सिटी के अंदर, कि होता क्या है कि अगर आपके 3 आइडिया सपोज करते हैं -20 -30% हो गए, माने अगर 100 रुपए लगाए थे, 100 का 70 हो गया, 100 का 70 हो गया, 100 का 70 हो गया 3 आइडियाज में। बाकी 3 आइडियाज में एक में 100 का 400 हो गया, एक में 100 का 300 हो गया, एक में 100 का 250 हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे द गेन विल फार आउटस्कोर द लॉसेस दैट यू मेक इन द रिमेनिंग 3 आइडियाज। तो वहां पे आपकी पी री रेटिंग, अर्निंग्स ग्रोथ एंड इवेंचुअली द परसेप्शन टू फॉलो पे बेट है। तो पहले तो लोग प्राइस टू अर्निंग्स बोलते हैं, मैं तो परसेप्शन टू अर्निंग्स बोलता हूँ कि परसेप्शन आपका अर्निंग्स को फॉलो करेगा। अगर अर्निंग्स यहाँ पे 20-25% आती है तो परसेप्शन भी आएगा, पूरी जनता आएगी देखने के लिए, पूरी जनता ही आपका परसेप्शन है, पूरी मार्केट आपका परसेप्शन है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट टू लुक एट वैल्यूएशन। सेकंड वे, अगर आप क्वांटिटेटिव में आओ, कई लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो करते हैं। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मैंने काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को सिखाया है, बट ऑनेस्टली द थिंग इज कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस आर वेरी लो। You just need to understand the concept of a DCF. DCF में प्रॉब्लम क्या है कि 1 साल का कैश फ्लो हिलता है, मतलब आज तक मैंने कोई एनालिस्ट की रिपोर्ट नहीं देखी जिसने 1 साल का भी DCF डीग्रोथ अज्यूम करो।
कैश फ्लो डी ग्रोथ अज्यूम करी हो। ऐसी कोई रिपोर्ट राइट नहीं देखी मैंने आज तक, राइट। और होता है डी ग्रोथ होती है, असली धंधे यार, बिल्कुल होते मतलब हैं, बिल्कुल बिल्कुल होती होते है, हैं। राइट। तो उससे बेटर आई थिंक आई ट्राई टू मेक बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोज। तो ये एक बहुत सिंपल एक तरीका है करने का कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि आप एक सेक्टर में हैं, जैसे अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में हैं, आप सेक्टर की एवरेज पी देख सकते हैं कि एवरेज पी, एवरेज ईवी टू ईबिटा या फिर जो भी मेट्रिक यूज हो रहा है वहां पे, आप उसको यूज करके वहां पे आप एक बेस सिनेरियो बना सकते हैं कि एवरेज हॉस्पिटल की ईवी टू ईबिटा 20 से 22 टाइम का है, राइट। इंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा माने पूरी मार्केट कैप और कामकाजी मुनाफा, राइट। एंड 20 से 22 टाइम का है, एंड आप इतनी ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं आज से 3 साल में। तो 3 साल बाद अगर इसको 20 से 22 टाइम ही कामकाजी जो मुनाफा है उतने की वैल्यूएशन मिली, तो इस कंपनी का मार्केट कैप इतना हो जाएगा। बेयर सिनेरियो में आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, फिर आप वहां से 20% कट कीजिए, आप 16 से 18 टाइम का अज्यूम कीजिए। और बुल सिनेरियो में आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स हैं वो 25 टू 26 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे जाके उसको अज्यूम कीजिए। तो देन यू विल गेट अ सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस कि आपके सामने 3 वैल्यूएशंस निकल के आ जाएंगे, एंड उन 3 वैल्यूएशंस के साथ आप 3 नैरेटिव्स लगा सकते हैं कि बुल केस तब बनेगा जब उसकी रिटर्न रेशियोज यहां से यहां चली जाएंगी, जब पूरी जनता आगे बोलने लग जाएगी अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है। देन यू गेट एन आइडिया। बेस तब है जब इसकी अर्निंग्स इसी स्पीड पे ग्रो करते रहेंगी, एंड बेयर सिनेरियो तब है जब कोई कैपिटल मिस एलोकेशन हो गई, जब कोई रिस्क प्ले आउट कर गया बिजनेस में, जब गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गई। So this is how you can calibrate your approach, and you keep tracking the businesses in every 6 months or 12 months. That is one way to do it. तो ये भी एक तरीका है जो मतलब मेरे लिए तो ये वाला तरीका काफी टाइम से मतलब काम करे, बट आपके लिए क्या तरीका काम करता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक। बट हाँ, डेफिनेटली एक वैल्यूएशन, एक पर्सपेक्टिव ड्रिवन भी काफी चीज है, क्योंकि कई लोग हाई वैल्यूड कंपनीज में भी पैसा कमा लेते हैं, बिकॉज उसमें क्या है, लॉन्जेविटी ऑफ कैश फ्लोज है। परसेप्शन क्या कह रहे हैं, आपको पूरी दुनिया आके क्या कह रही है, यार ये कंपनी तो सर्वाइव करने वाली है। माने जब कंपनी 90 की पी पे है, तो उसका मतलब क्या है कि आज परसेप्शन क्या बोल रहा है कि इसकी ₹1 की अर्निंग के लिए मैं 90 टाइम्स देना चाहता हूं, राइट। बट दैट हैज प्रोज एंड कॉन्स। मतलब आपको पर्सपेक्टिव समझना है, आपको हर चीज को ये नहीं मानना है सही भी है खराब भी है। उसका प्रो क्या है कि यस, लॉन्जेविटी ऑफ कैश फ्लोज हो सकती है, बट वहां पे आपको ये सोचना है अगर बाय चांस लॉन्जेविटी ऑफ कैश फ्लोज नहीं है तो क्या मिलेगा आपको, पी की डी रेटिंग बिल्कुल मिलेगी। आपने एनर्जी एक्सचेंज में देखी कैसे डी रेटिंग होती है, आपने कुछ केमिकल बिजनेसेस में देखी कैसे डी रेटिंग होती है। तो जब डी रेटिंग होती है तो आपका पी मल्टीपल ही आधे में कट जाता है। आपने माने जो डायग्नोस्टिक्स बिजनेसेस में देखी कैसे डी रेटिंग होती है, राइट। जब कंपटीशन आता है, माने कि एक जगह में 3 दुकानें थी, अब एक जगह में 50 दुकानें आ गई, तो परसेप्शन क्या कह रहा है कि नहीं यार, सारा प्रॉफिट पूल इसको नहीं मिलने वाला, राइट। प्रॉफिट पूल में और भी लोग आ गए, तो वो आपको डीसीएफ माइंडसेट लग रहा है कि कैश फ्लो का ग्रोथ का रनवे नहीं है। तो वहां पे जब पी आधे में कटता है तो पेनफुल भी इक्वली उतना ही होता है। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द एवरी वैल्यूएशन फिलॉसफी। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन और अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर और प्रो एनी पर्टिकुलर वैल्यूएशन फिलॉसफी। आई एम जस्ट कि आप सबको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा काम करता है। तो आप अगर ये समझेंगे तो आई थिंक आप और भी ज्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे। राइट। आई थिंक जो प्रोबेबिलिटी वाली बात आपने बताई ना, 3 प्रोबेबल सिनेरियो बनाने वाला, मैं पर्सनली भी उसको ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि हम ना उस पर किसी चीज़ पे स्टिक नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वैल्यूएशन तब हो जाती है जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल के उस पर स्टिक करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सेम इज द केस विद रिटर्न्स। जो बोलते हैं ना मैं स्टॉक मार्केट में 15% रिटर्न कमाऊंगा, मुझे वहीं धक धक होने लग जाती है कि ये एग्जैक्ट 15% निकाला कहाँ से है। तो वो विंडो जरूर अपने पास जो है रखनी चाहिए। ग्रेट। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में कुछ सेक्टर्स ऐसे जिन पे आपकी नजर बनी हुई है कि ये सेक्टर जो है बहुत ही आगे ग्रो करने वाले हैं, लेट अस से फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ 5 इयर्स, एंड अगर उनसे कुछ स्टॉक्स के एग्जांपल दे पाए, ऑब्वियसली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, कुछ स्टॉक के एग्जांपल दे पाए जिन पे हमें नजर रखनी चाहिए। पहले सेक्टर्स फिर स्टॉक्स। आई थिंक बॉटम्स अप। अभी क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स भी ट्रैक करता हूँ, मेरे को फाइनेंशियल्स भी सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ अब जाके वापस पिकअप होनी स्टार्ट हुई है। तो अब जितने भी लार्ज बैंक्स हैं, टियर 2 टियर 3 बैंक्स की, हो सकता है मैं ज्यादा बात ना करूँ क्योंकि उसमें ट्रैकिंग बहुत होती है, तो एक नॉर्मल रिटेल निवेशक क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो चीज उन पे बहुत डिपेंडेंट है। बट बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ की रिकवरी आ रही है, तो वो आपको जरूर वो सेक्टर को पढ़ना चाहिए कि आपको लगता है कि वहां पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर एक इंडस्ट्रियल्स का सेक्टर जरूर लगता है कि क्योंकि इंडिया में केपेक्स की बहुत टाइम बाद यहाँ पे अभी बात हो रही है, तो इंडस्ट्रियल्स के सेक्टर में भी इस टाइम पे लगता है कि काफी सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं। तो यहाँ पे भी एक जैसे बिजनेसेस हैं, देयर आर बिजनेसेस लाइक, अगर एग्जांपल हो तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स टाइप बिजनेसेस हैं।
अगेन मतलब आपको ये बिजनेसेस पढ़ने चाहिए। अभी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दे माइट बिकम ओवर वैल्यूड, देन दे एंड अप बिकमिंग अंडर वैल्यूड, बट ऐसे बिजनेसेस पढ़ने से होता क्या है कि आपका ना पर्सपेक्टिव मिलता है आपको, कि जैसे अगर एक there's a business family by the name of there's a business family in South India by the name of Murugappas. मुरुगप्पस का इन्वेस्टमेंट आर्म इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, कि कैसे आप टीएमटी बार्स होगी या फिर आपकी जो ट्यूब्स होगी या फिर आपके जो ऑप्टिकल लेंसेज हो गए, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम इंडिया से ऑप्टिकल लेंसेज मैन्युफैक्चर होंगे कार्स के लिए, राइट। एंड कैसे आपने सीजी पावर को, आई थिंक उन्होंने स्टॉक लिया था लाइक, तो उनके 3 स्ट्रैटेजीज हैं, TI1, TI2, TI3। तो TI1 में तो कोर बिजनेसेस का स्ट्रैटेजी है, TI2 का स्ट्रैटेजी है कि वील इन्वेस्ट इन न्यू डिसरप्टिव एरियाज, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सारे एरियाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी 3 व्हीलर का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेंचर भी लॉन्च करें। एंड थर्ड इनका स्ट्रैटेजी है कि प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी टू बाय सिक कंपनीज एंड टर्न देम अराउंड। तो जैसे इन्होंने सीजी पावर को अक्वायर करा था, आई थिंक 20-25 रुपीज पे, आज वो स्टॉक 220 रुपीज का इन लास्ट 2 years ही, इनके एक्विजिशन के बाद, कि हाउ दे टर्न्ड अराउंड द एंटायर थिंग। It's just, these are businesses where the quality of the group is proven, where the quality of the business is proven, and where you know ki growth, there are chances that the growth might come, because I can't give like future projections, but आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि growth आ सकती है नहीं आ सकती, but these are some things that you can bottoms up, at least you can go and read and study कि ऐसे, even though एक conglomerate structure है, but ये TI1, TI2, TI3 क्या strategy है, and industrials में business इस time पे क्या कर रहे हैं। So that is a wonderful way to sort of study the sector। आपको इंडस्ट्रियल्स के अंदर काफी ज्यादा मतलब एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे कंपनीज इंडिया में कर रही हैं सेक्टर्स के लिए। देन केमिकल सेक्टर, डेफिनेटली केमिकल सेक्टर, तो केमिकल सेक्टर में देयर आर दीज, पूरा केमिकल सेक्टर में भी बल्क केमिकल कंपनीज हैं, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, पर मेरा थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल में जो फ्लोरीन कंपनीज हैं, उसमें फ्लोरीन की जो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं, आप तीनों को ही पढ़ सकते हैं, राइट। देयर यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे ये फ्लोरीन का जो बिजनेस है, इसमें ये कंपनीज का इतना ग्रोथ क्यों आ रहा है, बिकॉज फ्लोरीन एज अ केमिकल इज रिप्लेसिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूटिंग केमिकल्स। तो फ्लोरीन क्लोरीन को भी रिप्लेस कर रहा है इस टाइम पे। एंड केमिस्ट्री की इटसेल्फ, मतलब फ्लोरीन केमिस्ट्री की इटसेल्फ 8-10% की ग्रोथ आ रही है। एंड इंडियन प्लेयर्स, काफी सारे प्लेयर्स हैं जो 20-25% केगर पे ग्रो कर रहे हैं। एक प्लेयर 70% केगर पे ग्रो कर रहे हैं। एक प्लेयर ने अभी, उसका नेट ब्लॉक, एक प्लेयर है जिसका 3 से 50 करोड़ का नेट ब्लॉक है और वो 2000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं। फिर एक प्लेयर है जो फ्लोरोपॉलीमर्स में आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है, सेमीकंडक्टर में यूज होता है, उस प्लेयर का केपेक्स ही मतलब 4-4.5 हजार करोड़ का आ रहा है अगले 2-2.5 साल में। तो पूरा सेक्टर ही इस टाइम पे फ्लोरीन का केपेक्स कर रहे हैं। तो जाके उस सेक्टर को आप डेफिनेटली यू कैन गो एंड बेसिकली गिव दैट सेक्टर अ रीड। मतलब दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स आई थिंक डेफिनेटली वन शुड स्टडी। फिर बिल्डिंग मटेरियल इज वन ऑफ द सेक्टर्स दैट यू शुड डेफिनेटली स्टडी, because as a country evolves, as the middle income like of the country grows, तो building material as a sector does well, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन भी अच्छा करती है, रियल एस्टेट भी अच्छा करती है, तो एक डेवलपर का स्टॉक खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको आप मतलब प्री सेल्स ट्रैक करेंगे, एक लोकल मार्केट ट्रैक करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट एक लोकल मार्केट है। बैंगलोर की मार्केट अलग कर सकती है, यहाँ तक दिल्ली में, मतलब आई पुट अप इन रजौरी गार्डन and we have like uncle's houses in पंजाबी बाग। तो पंजाबी बाग वाले की मतलब प्रॉपर्टी मार्केट विल डू वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी मार्केट इन रजौरी गार्डन। फिर आप गुड़गांव चले जाओ, वहां की प्रॉपर्टी मार्केट अलग कर रही है। तो यू नीड द एंटायर कंट्रीज रियल एस्टेट मार्केट टू डू वेल फॉर यू टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। यहाँ तो रीजनल बिल्डर ढूंढना पड़ेगा, तो वो बड़ा मुश्किल है उस सेक्टर में पैसा कमाना। मतलब ये चीज तो मैंने देखी लास्ट 10-15 साल से कि वहां पे बहुत लोगों की पिटाई हुई है बेसिकली। तो राइट, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ अलग ही कर रही है। वहाँ पे तो कुछ आपकी बात में बिल्कुल फील कर पा रहा हूँ। राइट, तो वन इज, आई थिंक आपने बताया कि फाइनेंशियल्स जो देखे, फाइनेंशियल सेक्टर जो है, वन इज इंडस्ट्रियल एंड अनदर इज केमिकल, राइट, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि मैं आपसे बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आई थिंक आप जिस तरह के ऑडियंस को आप एड्रेस करते हैं, वो ऑडियंस एक, मुझे लगता है वो केपेबल है टू रीड, टू स्टडी, टू रिसर्च, राइट। एंड वी ऑल नो, आई होप आप भी एग्री करेंगे इस बात से, कि हमारे पास एक तरह का ऑडियंस है जो इन सब चीज़ों को कर ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यक्ति की जिसकी सैलरी 25,000 है, 20,000 है, 15,000 है। ये व्यक्ति, और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये व्यक्ति भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करे। व्हाट इज द राइट वे फॉर देम? क्योंकि एक्चुअली में आप देखिए ना, अभी हमने जितनी भी बातें करी, वो एक व्यक्ति जिसके पास एक बेसिक नॉलेज होगी वो कर पाएगा, राइट। ये लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी भी 20,000, 15,000 है, 25,000 है,
हो सकता है कोई किसी के घर में काम करता हो, कोई ड्राइविंग कर रहा हो, कोई अपना कुछ छोटा मोटा उसने कोई व्यापार डाल रखा हो, उससे 15-20 हज़ार रुपये महीने कमा रहा हो, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक पहली चीज है कि इंडिया में मैं तो एक बोलता हूँ कि आपका एक तरीके का एक लड्डू है जो 12 से 15% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ का एक लड्डू है। कोई भी हाथ आगे करेगा तो उसको लड्डू मिल जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली 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 आप सबको एक SIP तो जरूर करनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एन SIP, और पहले एक और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, मतलब ये ना कोटेशंस और सेइंग्स है ना, होता क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको ना सेम पॉइंट इट गेट्स हैमर्ड इनटू योर माइंड कि अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट वन। सिंपली अ फूल विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट वन। मतलब ये मैं आपको एक स्टोरी बता दूं कि जापान ने रशिया को एक बारी वॉर के अंदर हरा दिया था 1905। एंड जापान इज सच अ स्मॉल कंट्री एंड यू कंपेयर इट टू रशिया, बट जापान ने फिर भी रशिया को हरा दिया था 1905 में। एंड हाउ वाज इट पॉसिबल? बिकॉज Japan was well drilled. The military was very well drilled. Similarly, even if you make 20,000 a month, 30,000 a month, 25,000 a month, compounding का जो formula है, that is future value is equal to present value into 1 plus r raised to the power of n. तो simply आपको क्या कहती है कि future value, क्या future में कहाँ होने वाले, is equal to present value, कि आज आप कहाँ पे, into 1 plus rate, क्या rate of return बना रहे हैं और आप कितने टाइम के लिए वहां पे बैठते हैं। लाइफ में कोई भी चीज उठाएंगे तो वो कंपाउंडिंग है, राइट? अगर आप गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो पहले 1-2 साल सबको पता है गाड़ी यहाँ पर टक्कर वक्कर मारते हैं, उसके बाद 3-4 years डाउन लाइन हाथ बहुत साफ हो जाता है गाड़ी चलाने में, क्योंकि कंपाउंडिंग हो जाती है, राइट? फिर एक हाथ से खा भी रहे होते हैं, गाड़ी भी चला रहे होते हैं आराम से। कई लोग तो आजकल एक हाथ से व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं। मैंने एक दोस्त को बोला था मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ अगर तू ये कर रहा है तो, राइट राइट। तो दैट इज हाउ स्किल्ड यू गेट, राइट? सो दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप बहुत ज्यादा चीजों में स्किल्ड हो जाते हैं और कंपाउंड इफेक्ट टेक्स ओवर। सिमिलरली अगर आप 5,000 रुपए से भी या 1,000 रुपए से भी, बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज, क्योंकि आप 1,000 रुपए से भी या 5,000 रुपए से भी आप SIP स्टार्ट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें चाहे आप एक इंडेक्स फंड में करें, पर आपको ये बेसिक फंडास पता हो ना कि यार अगर मैं इंडेक्स फंड में पैसे डाल रहा हूँ तो मतलब कि मैं इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ले रहा हूँ। माने ओबामा की जो बीस्ट कार है या तो जो प्रेसिडेंट की बीस्ट कार है यूएस में, वो 50 कंपनीज में मैं पैसे डालू, बिकॉज दोज कंपनीज आर द मेजोरिटी हिस्सा ऑफ द इकोनॉमी, आर द मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसमें 10-11% रिलायंस इंडस्ट्रीज होएगा, राइट? फिर 8-9% आई थिंक HDFC बैंक होएगा, फिर 5-6% ICICI बैंक भी होएगा, 6% इन्फोसिस भी होएगा, 6-7% TCS भी आ जाएगा आपका। तो एटलीस्ट यू कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ, एंड दैट इज द बेस्ट। एंड द मतलब नो नथिंग इन्वेस्टर को भी एक्चुअली जो नो हाउ इन्वेस्टर भी है ना, जो भी स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ यार कि अगर आप लोग एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना तो आप लोग ये भी जरूर साथ करो कि आप ना साथ साथ अपने म्यूचुअल फंड और SIP का भी पोर्टफोलियो जरूर बना के रखो। हो सकता है कि यार आप में से किसी में EQ ना हो, राइट? कि आप पूरे दिन बैठ के आप स्टॉक मार्केट ही देख रहे हो, कुछ काम नहीं हो पा रहा, राइट? आपसे बिजनेस सिलेक्शन सही नहीं हो पा रही, तो 2-3 years डाउन द लाइन अगर नहीं रिटर्न्स बन रहे और अगर म्यूचुअल फंड्स और उसी में बन रहे तो मे बी इट्स टाइम टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन एक्टिव इन्वेस्टिंग, राइट? तो हो सकता है कभी कभी जब चांस आए तभी कर लो बस। So best way to take advantage of Indian growth story is to like invest in index funds or to invest via mutual funds, and mutual funds तो वैसे भी आ गए हैं कि आप international exposure भी ले सकते हो। So that is the bestest way to take advantage, and for a know nothing investor आपको कुछ momentum value कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक simple plan बनाना है, राइट? थोड़ा सा एडवांस जाना है तो फिर थोड़ा सा निफ्टी का वैल्यूएशन सीख के, या फिर थोड़ा सा अगर और मतलब वो भी नहीं सीखना तो फिर भी एटलीस्ट जस्ट हैव अ प्लान इन प्लेस कि आपका इतना महीने का SIP कट रहा है और उसको स्टेप अप करते जाइए, कि हर साल इनकम बढ़ रही है, 20,000 की 25,000 हो रही है, 22,000 हो रही है, तो SIP 2,000 पे नहीं रुकनी चाहिए। SIP भी एक जन्म सिद्ध अधिकार लेके आई है कि यार मैं भी हर साल 10% बढ़ूंगी, यार 2,000 हूँ तो 22 हो जाऊंगी, अगले साल 24 हो जाऊंगी या 26 हो जाऊंगी। ये तो सिंपल चीज है, एक्चुअली लाइक इट्स ऑल्सो अ जॉब ऑफ आई थिंक पीपल लाइक अस कि आसपास घर पे जितने भी लोग हैं सबकी SIP चालू कराई जाए, बिकॉज एटलीस्ट दे विल बी एबल टू सेव देयर मनी। या फिर अगर 10-15 years, सी देयर इज अ स्टैट एज वेल, अगर आप 10 years भी पैसा मार्केट में डालते हो ना, इंडेक्स में द चांसेस ऑफ यू लूजिंग मनी दे फॉल क्लोज टू 0%। So you have to spend time in the market rather than timing in the market. If you can just stay invested for a period of time, that is the simplest of the way. और पता है in the early years compounding will test your patience, in the later years compounding will actually keep surprising you, क्योंकि compounding बहुत back ended चीज है।
आज चालू करोगे ना, चाहे आप 20-25, मतलब अगर आप बिलो 25 हो ना, आपके लिए तो बहुत मैसिवली बेनिफिशियल है, बिलो 40 भी हो तो बहुत मैसिवली बेनिफिशियल है। बट ये जरूर है, अगर आप 25 हो, अगर आप आज स्टार्ट करते हो, अगर आप 35 हो, अगर आप तब स्टार्ट करते हो, मतलब अगर आप 25 का जो स्टूडेंट कोई भी देख रहा है और अगर आज नहीं स्टार्ट करता हो, 35 पे स्टार्ट करता है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका जो बेसिकली काम तो बंदा शौक के लिए भी करता है, पर आपका जो एक रिटायरमेंट कॉर्पस है, आपको शायद से 10 या 15 ईयर्स और काम करना पड़ेगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इट विल मेक टू योर लाइफ। दैट इज द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। एंड आपको हाथ आगे करना है, और ये लड्डू बट रहा है सबके लिए, आपको बस हाथ आगे करके लड्डू लेना है, ये वाला, और कुछ भी नहीं करना। राइट, मैं भी पता है इस बात को कैसे बोलता हूँ कि हर इंडियन का एक बर्थ राइट है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग में पार्टिसिपेट करना, इंडेक्स की अर्निंग में पार्टिसिपेट करना। राइट, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो गलती कर रहा है कहीं ना कहीं। जो बात आप लड्डू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि सोचिए, मतलब एक मैं तो इतना इतना मैं कभी कभी एक दिन मैं ऐसे सुबह सुबह उठा 5 बजे, और 5 बजे उठ के ना मेरे मन में यही ख्याल चल रहा था, पता नहीं क्यों, क्या स्टॉक मार्केट कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि आप घर बैठ के इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसेस में हिस्सेदारी ले सकते हो, और कोई भी ले सकता है। आई थिंक दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि एक आम व्यक्ति जो बिजनेस के बारे में भी नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा अगर वो एफर्ट करे तो वो देश के सबसे 50 बड़े बिजनेसेस में हिस्सेदारी ले सकते हैं। राइट, 100%। एक्चुअली स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट ही ये था कि जब जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई थी लाइक हॉलैंड के अंदर, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप वर्ल्ड एक्सप्लोर कीजिए, राइट। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो आप वर्ल्ड एक्सप्लोर कीजिए, एंड जॉइंट स्टॉक होल्डर्स होते थे जो फर्स्ट, इट वाज लाइक द फर्स्ट स्टॉक दैट वाज लिस्टेड। तो कॉन्सेप्ट यही था कि आप एक्चुअली बिजनेस के ओनर बन रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग ओनर बन रहे हैं। अब यही अगर आप 50 बिजनेसेस जो इंडिया के जो बेस्ट कंपनीज अगर आप ओन करेंगे, तो जो लॉन्ग टर्म जीडीपी की ग्रोथ है, उसके साथ साथ आपको जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होता है, आप उसके पार्टिसिपेशन तो आपकी होते ही रहेगी साथ साथ। राइट, क्या बात है, दैट्स अमेजिंग। अब इश्मोहित, एक दो क्वेश्चंस और आपके पर्सनल, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आप जितने पैशनेट हैं स्टॉक को या बिजनेस को, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा, बिजनेसेस को एनालाइज करने के लिए, इस तरह का ये पैशन कहाँ से लाया जाए, और क्या राइट टूल्स हैं बिजनेस को एनालाइज करने के लिए? अगर शॉर्ट में आप बता पाए तो प्लीज। सी इट्स लाइक कोई अगर मतलब है क्या कि बचपन से, क्योंकि आई हैव रेड अ लॉट ऑफ लाइक बुक्स ऑफ शर्लॉक होम्स, तो इट्स लाइक सॉल्विंग अ केस, एंड इट्स अ केस व्हिच यू कैन आल्सो लीव अलोन, कि यार ये वाला केस अभी समझ नहीं आ रहा, दूसरे केस पे चलते हैं। तो एक तरीके की आप मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो, एंड बिकॉज वेन एवर यू लर्न समथिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट इज वेन द रियल लर्निंग हैपेंस। तो आप एक बिजनेस बारे में क्यूरियस हो यार, कि मेरे को समझना है कि इस बिजनेस में क्या है। बिकॉज अगर आजकल क्या होता है कि अगर मैं मतलब चल रहा होता हूँ रोड पे, तो या तो कहीं पे भी जा रहा होता तो देखते अगर मैं मतलब कितनी बार ऐसा हो, अगर मैं उस चीज को देखता हूँ, उस बिजनेस की हिस्ट्री दिमाग में लग जाता है, ये इस बिजनेस में ऐसा होता है, ये इसका वो है। तो वैसे एक बहुत सारी सिंपल चीज आप कर सकते हैं। बिजनेस वॉल्स करके आप एक पॉडकास्ट सुन सकते हैं जब गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको जैसे पेप्सी कोक की पूरी हिस्ट्री दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं, केएफसी वर्सेस मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं, डंकिन डोनट्स वर्सेस स्टारबक्स की हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज जब आप स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट ड्रिंकिंग दैट कॉफी, इट्स एक्चुअली ड्रिंकिंग दैट हिस्ट्री ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स, कि हाउ द बिजनेस वाज बिल्ड, ये कॉफी शॉप्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, राइट। तो वो सारी चीजें वर्ल्ड को, इट जस्ट मेक्स इट अ मोर फैसिनेटिंग प्लेस। तो मेरे लिए तो एक थोड़ा सेल्फिश पर्पस वो भी रहता है। सेकंड एक सेल्फिश पर्पस क्या भी है, बिकॉज आई जस्ट लव टीचिंग। तो शायद से अगर हो सकता है मैं स्टॉक मार्केट लोगों को ना पढ़ा रहा होता, तो हो सकता है इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होता है इस टाइम पे, बट आई जस्ट लव द आइडिया ऑफ टीचिंग। तो दिस इज आई गेट वेरी वेरी पैशनेट वेन एवर आई स्टडी बिजनेसेस बॉटम्स अप। हाँ, बट ये है, अगर आप में क्यूरियोसिटी है, कोई भी बंदा क्यूरियस है, आप एटलीस्ट 4-5 इंडस्ट्रीज को तो आप डेफिनेटली मास्टर जरूर कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। एंड टूल्स में आई थिंक आपका क्वेश्चन था सर, हाँ, किस तरह से, कौन से टूल्स से फिर वो रिसर्च कर सकते हैं? टूल्स के लिए तो सिंपली जैसे आप आजकल मतलब फ्रीली अवेलेबल टूल्स भी हैं, तो आप स्क्रीनर यूज कर सकते हैं, तिजोरी फाइनेंस भी यूज कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट्स पे आपको कॉन कॉल्स मिलेंगी, कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स आप कंपनीज की पढ़ सकते हैं, समझने के लिए कि ये कंपनीज क्या क्या मतलब कंपनी कौन कौन से नए प्रोडक्ट के अंदर आ रही है, कंपनी कौन कौन से केपेक्सेस कर रही है, क्या क्या कंपनी नहीं कर रही। तो दैट इज वन टूल। फिर आप वैल्यू पिकर की वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे इट्स अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप टूल्स में फिर आप मतलब यूट्यूब को भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आजकल काफी लोगों की अच्छी वीडियोस आती है, मतलब ग्रो पे भी फिलोसफी आप सीख सकते हैं कि डिफरेंट चीजों की आप फिलोसफी सीख सकते हैं। एंड टूल्स में आई थिंक एनुअल रिपोर्ट्स आर देयर, कौन कौन से क्रेडिट रेटिंग जरूर पढ़ना। क्रेडिट रेटिंग्स आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड टूल्स। डीआरएचपीज बहुत अच्छी चीज है। आप जो कंपनीज आईपीओ फाइल करती है, जरूरी नहीं है आपको आईपीओ लेना है नहीं लेना, बट आईपीओ में से जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, पूरे कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन किससे कम्पीट कर रहा है, कौन किससे नहीं कम्पीट कर रहा,
क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, किसके क्या फाइनेंशियल नंबर्स हैं, everything that you can find that is there in DRHPs. These are some of the very basic tools that you can use to research. And एक हमेशा हर रिसर्च के बाद ना हमेशा पूछते हैं वाई, यार ये इंडस्ट्री जीत रही है वाई, हमेशा अपने दिमाग से पूछते हैं वाई वाई वाई. जितने वाई पूछोगे ना एक बच्चा बन जाओ, मतलब जो 6-7 साल का है. अभी जैसे क्यूरियस रहना है. लाइक मेरा एक नेफ्यू है अभी 4 साल का है, तो मुझसे पूछते रहता है यार चाचू ऐसा क्यों, चाचू ऐसा क्यों. तो आई एम ऑलवेज आंसरिंग हिज क्वेश्चंस एंड आई एम लाइक दिस इज हाउ यू हैव टू बी इन लाइफ. बेसिकली वी वांट टू कीप लर्निंग. राइट. हमारे सामने 26 ईयर्स ओल्ड इश्मोहित है और हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली. राइट. अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने लेजर टाइम में क्या करते हैं. मतलब इज इट लाइक कि भाई हर समय पढ़ाई चल रही है, हर समय स्टॉक रिसर्च ही चल रहा है, या कुछ लेजर एक्टिविटीज भी है जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, और वो क्या है? लेजर एक्टिविटीज में आई लाइक टू प्ले फुटबॉल अलॉट एंड आई ऑल्सो लाइक टू वॉच फुटबॉल अलॉट. एंड मैं साथ साथ दोस्तों से फीफा भी खेलता हूँ. तो दैट इज फुटबॉल के अराउंड है थोड़ा. फिर दिल्ली में लाइक देयर आर लॉट ऑफ गुड ईटरीज, तो वहाँ पे भी काफी हो जाता है. देन कोई भी लेटेस्ट मूवी लगती है विच इज लाइक विच पीक्स माय इंटरेस्ट, तो वो भी आई जस्ट गो टू वॉच. तो साथ साथ फिर पीवीआर और आइनॉक्स पे थोड़ा रिसर्च भी हो जाता होगा. हाँ, वो थोड़ा लगता है कि ओटीटी वाले ना खा जाए उनको. राइट. बहुत ही बढ़िया इश्मोहित. आई थिंक मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा. उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ग्रो का ऑडियंस है वो भी बहुत एंजॉय करेगा इस पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को, बहुत कुछ सीख के जाएगा. एंड मैं चाहूँगा कि एक बार हम दोबारा बैठें और डिटेल में, इस बार हम किसी और टॉपिक पे और डिटेल में डिस्कशन करें, क्योंकि एक जो व्यक्ति, जैसे मैं आपको देखता हूँ तो आप इतनी सारी किताबें पढ़ते हो, तो हमारे लिए तो ये एक टैप है. हमने बस आपसे आके बात करनी है और वो किताबों की नॉलेज हमारे पास जो है वो आनी शुरू हो जाती है. एंड थैंक यू वेरी मच इश्मोहित. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी नीरज. थैंक यू. तो आज का एपिसोड थोड़ा लंबा था, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों की लर्निंग भी जो है वो ज्यादा हुई होगी. जल्दी से आज के एपिसोड की सारी लर्निंग को समरी में कन्वर्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए. हम लोगों ने मार्केट को लेकर जब बातचीत करी तो इश्मोहित ने बताया कि इंडिया में एक जबरदस्त कैपेक्स साइकिल जो है वो आने वाली है. बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है और इसका इंपैक्ट हमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा. और इंडिया की मार्केट पे इश्मोहित दिखे बुलिश अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं. जहां तक बात है शॉर्ट टर्म की, तो एज यूजुअल शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है. एक खास बात और नई बात जो हमने यहाँ पे सीखी वो ये कि जब भी आप किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हो तो हमेशा याद रखें सप्लायर साइड डोमिनेंस है या नहीं. सप्लायर साइड डोमिनेंस का मतलब ये है ऐसे प्लेयर्स को चूज करें जिनका मार्केट में जबरदस्त शेयर है, जो मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं. स्टॉक पिक करने की इस कला में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इश्मोहित के अकॉर्डिंग था वो ये था कि आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना आना चाहिए. अब स्टॉक्स को आप लोग फिल्टर कैसे करेंगे, इसके लिए आपको बहुत सारे रेशियोज लगा के देखने चाहिए और जो भी स्टॉक्स आपकी कसौटी पे खरे ना उतरे उनको हटा देना चाहिए. रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हमें देखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कितना है. इन सब के रेशियोज हमें देखने चाहिए और यहां से हमें क्या इशारे मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो है उस स्टॉक्स को फिल्टर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, या फिर उन स्टॉक्स को अपनी बास्केट में रखना चाहिए फर्दर डिस्कशन के लिए. फंडामेंटल रेशियोज के साथ साथ आपको टेक्निकल रेशियोज पर भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप लोग जो है आरएसआई को ट्रैक कर सकते हैं. इससे भी आपको स्टॉक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में मदद मिलती है. एक काफी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे एज अ इंडेक्स फंड लवर सुनने को मिली वो ये कि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके इंडेक्स को बीट कर सकते हैं अगर आप निफ्टी के पीई पे ध्यान रखें. जब निफ्टी का पी कम हो तो आप थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जब ज्यादा हो तो आप उसमें से थोड़े से पैसे निकाल भी सकते हैं. ये ऐसा बताया कि हमें इश्मोहित अरोड़ा ने और काफी इंटरेस्टिंग था सुनने में. प्रैक्टिकली मैं नहीं जानता कि हम सारे लोग इसको कितना अप्लाई कर पाएंगे और कितना अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट सुनने में काफी अच्छा लग रहा था. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई साहब बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले देख लीजिए कि उस बिजनेस के पास मोट यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं. अगर एक बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार आपको 30% से ऊपर दिख रहा है, सस्टेनेबल पीरियड के लिए आपको एक 30% से ऊपर दिख रहा है, तो डेफिनेटली उस बिजनेस के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी, कोई ना कोई मोट होगी जिसकी वजह से उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ऊपर रह रहा है. इश्मोहित के अकॉर्डिंग इस समय में 3 सेक्टर्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए, जिसमें आते हैं आपका फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल्स और साथ साथ में बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर. एंड लास्टली इश्मोहित के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है. लास्ट अगर हम लोग देखें 5 से 10 साल तो इस सेक्टर ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं. तो ये थी आज की लर्निंग. उम्मीद करता हूं आपने इस एपिसोड को उतना एंजॉय किया जितना आप बाकी एपिसोड्स को करते हैं. आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. हमारी पूरी की पूरी मार्केट की बात की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं. राइट गाइज, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर. जय हिंद. और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.